चलिए विद्यार्थी जी, 2026 के एग्ज़ाम के लिए ढेर सारा बधाई आप लोगों को बुआ। इस वर्ष आपका जीवन मंगलमय हो, सारे विद्यार्थियों अच्छे से रिजल्ट हो, सब लोग अच्छा मार्क्स लाएं, ये हम कामना करते हैं और सरस्वती माँ से प्रार्थना करेंगे कि हमारे जो भी विद्यार्थी हैं और बिहार बोर्ड में जो भी छात्र हैं, सब लोग अच्छे अंक से मार्क्स से पास करें और हंसी खुशी खेलते खेलते एग्ज़ाम हॉल से निकले। और आज हम विद्यार्थी जी 2026 में क्या क्या प्रश्न आने वाले हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, इसके लिए हम गेस पेपर अपने बच्चों को बांटे थे। जो भी विद्यार्थी गेस नहीं लिए हैं वो क्लास में आके कल गेस ले लें। कल 10 बजे से आ जाएं, 10 से 12 के बीच में आ जाएं, 12 से 2 के बीच में आके गेस ले लें। कल आपको गेस सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक मिलेगा। आप किसी भी टाइम में आकर के ले लें। उसके बाद गेस आपको नहीं मिल पाएगा, उसके बाद फिर मिलेगा 5 जनवरी को। इसलिए आप अगर हैं तो किसी तरह से भी समय निकाल के गेस आके ले लीजिए। गेस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, क्योंकि वैसे तो मेन बैच में सारे बच्चे पढ़े होते हैं, सब कुछ याद होता है, लेकिन होता क्या है कि गेस में बाबू थोड़ा कम कम क्वेश्चन रहता है। तो कम कम क्वेश्चन होने से क्या होता है, आपको सहूलियत मिल जाता है कि हम कम कम क्वेश्चन को देख लें जो इंपॉर्टेंट है ओनली फॉर बोर्ड के लिए। यही आपका गेस होगा 2026 के लिए, ठीक है। और इसी के बारे में चर्चा करने वाला हूं, ठीक है बुआ। अब देखिए, अब हम इसको समझाने वाले हैं, चला ध्यान से देखिए। यहां पर बाबू सबसे पहले 2026 से अपने यहां ऑनलाइन का क्लास प्ले स्टोर पे चलेगा, ऐप पर, यूट्यूब पे तो चलता ही है। और हम सब बात कहेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 6 तारीख से ऑनलाइन यूट्यूब पर भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आएंगे, मॉडल सेट बनवाएंगे, इंपॉर्टेंट बात कहेंगे 6 जनवरी से। लेकिन तब तक के लिए यहां देखिए, आप क्लास कर सकते हैं यूट्यूब पर स्टूडेंट फ्यूचर इंग्लिश सेंटर। और साथ ही साथ यदि आप कोई कोर्स लेना चाहते हैं, तो ऐप है अपना एसके गुप्ता एकेडमी करके, एसके गुप्ता एकेडमी। मान लीजिए ऐप इसलिए जरूरी है बाबू कि अगर सीरियली ढंग से आपको ऑनलाइन पढ़ना हो, आपके गांव के कोई दोस्त होंगे, कोई बहन होगी, कोई पड़ोसी होगा जो मोतिहारी में नहीं आ सकता है, उसके पास अफोर्ड करने के लिए रूम रेंट लेके पढ़ने के लिए पैसा नहीं है। पैसे तो बहुत कम लगता है पढ़ने में, लेकिन रहना खाना पीना बड़ा टफ है शहर में। तो जो बच्चा आता है, अच्छी बात है, पढ़े मोतिहारी में ऑफलाइन। मॉडर्न पब्लिक स्कूल चंदबारी मोतिहारी में मेरा अपना सेंटर हुआ। और जो ऑनलाइन करना चाहते हैं, सारे कोर्सेज, चाहे वो स्पोकन हो, चाहे वो कंपटीशन सीजीएल हो, एसएससी हो, बैंक का हो, चाहे वो 12th हो, चाहे वो 11th हो, कोई भी कोर्स इंग्लिश जिसमें पूछता है, चाहे वो इंग्लिश ऑनर्स हो, हर चीज का, चाहे वो सीवीटी का बैच हो, सारे बैचेज आपको कॉम्पिटिटिव मिलेंगे प्ले स्टोर पे, सारे चीज का। और उस पे एग्जाम भी होगा, पीडीएफ भी मिलेगा, वीडियो भी मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा, सब कुछ फुल प्रिपेयर्ड होके मिलेगा। और इसके लिए उसका फी है मात्र 2000 रुपया। ऑनलाइन पे आप जब भी पढ़ना चाहेंगे बाबू, ओनली 2000 रुपीज आपको पे करना है फॉर एवरी कोर्स या फॉर ईच कोर्स। प्रत्येक कोर्स के लिए कितना देना है? 2000 रुपया। कोई कोर्स करो 2000 रुपया में आपका हो जाएगा। ये ऑनलाइन है। ऑनलाइन मोतिहारी में जो नहीं पढ़ते बच्चे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ऐप पे पढ़ सकते हैं बुआ। और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम दे दें कि गेस के बारे में बात तुरंत करेंगे, समझाएंगे हम। 6 जनवरी से 12th का बैच शुरू हो रहा है। सेशन है 26 से 27 के लिए, यानी अगले साल वाला एग्जाम के लिए 6 जनवरी शुरू हो रहा है, ठीक है। और एसएससी सीजीएल या कोई भी कॉम्पिटेटिव का बैच, 6 जनवरी से शुरू हो रहा है, 5 से 6 PM, ठीक है।
और 12th का बैच शुरू हो रहा है 6 जनवरी को, एक 8 से 9 बाबू, एक 10 से 11, एक 11 से 12 और एक 4 से 5। ये 4 बैच खुलेगा 6 जनवरी को 12th का। उसके बाद फिर नेक्स्ट खुलेगा 16 जनवरी को 9 से 10, यानी ऐसे ही खुलते रहेंगे। ये तो बैच के बारे में हो गया, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। हिंदी का गेस 5 जनवरी को मिलेगा। इंग्लिश का गेस आज बांटा गया है, और जो इंग्लिश का गेस हम बांटे हैं, जो विद्यार्थी नहीं आ सके हैं वो गेस आएंगे तो हम तो गेस दे देंगे, लेकिन गेस कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में हम ऑनलाइन आके बता रहे हैं, ताकि जो क्लास नहीं आए वो समझ सके। तो चलिए हम बात करते हैं पहले सिलेबस का, क्या क्या पढ़ना है सुनिए। टॉपिक्स ऑफ ग्रामर, क्या क्या ग्रामर पढ़ना होगा। देखो बाबू, सभी सिलेबस की बात करेंगे, ग्रामर की बात। ग्रामर में पढ़ना है वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, मॉडल वर्ब, आइडेंस फ्रेज, टाइम एंड टेंस, सब्जेक्टिव एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, सेंटेंसेज, स्पेलिंग टेस्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मीनिंगफुल वर्ड, एंटोनिम, सिनोनिम। ये ग्रामर टॉपिक हो गया। अगर किसी बच्चा को 12th का कोर्स ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऐप पर अवेलेबल है, ऐप पर रिवीजन बैच के नाम से, रिवीजन बैच के नाम से बोर्ड लेवल पढ़ाया जाएगा। वो बच्चा ऑनलाइन एडमिशन लेके पढ़ सकता है। ऑनलाइन फी मात्र है 300 रुपया, ऑनलाइन देकर पढ़ सकता है। ये सारा ग्रामर किताब सब रिवीजन करा देंगे, ठीक है, बहुत कम में। अपने विद्यार्थी की फी में ही इस बार कर दे रहे हैं, अगले बार से ज्यादा लेंगे। तो मेनली क्या है, इतना में वो रिवीजन कर सकते हैं ऑनलाइन ऐप पर जुड़ करके, ठीक है। कोई भी 12th में अगर नहीं पढ़े हो रिवीजन कर ले। उसमें क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम वॉइस है तो वॉइस को 1 शॉट में पढ़ा देते हैं बाबू, फिर वॉइस पे बहुत सारा क्वेश्चन बना देते हैं। तो पढ़ा भी दिया, बहुत सारा क्वेश्चन बनवा दिए, प्रैक्टिस भी हो गया, तो क्लियर हो जाता है। वैसे बुक में क्या होता है, कहानी कह देते हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़ा देते हैं, फिर उस पर क्वेश्चन भी बनवा देते हैं। तो आप पढ़ के क्वेश्चन बनाते हैं तो खुद समझ में आता है कि मेरे से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये सब आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये ऐप पे कितना है, मात्र नॉमिनल फी है। या आपके फ्यूचर के लिए हम पढ़ा रहे हैं, आपका रिजल्ट आए एग्जाम बाद आप मुझे याद रखें, इसलिए इतना हम पढ़ा रहे हैं, बस आपके रिजल्ट के लिए। पैसा नहीं है, खर्च ले रहे हैं आपसे कि आप भी जुड़ जाए। कोई अदर बच्चे हो तो अपने बैच का बच्चा तो जुड़ेगा ही, अपने बैच का बच्चा जुड़ेगा, ठीक है। तो इसमें उसके लिए अदर बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए 200 रुपया है, हिंदी इंग्लिश दोनों। और अदर बच्चा के लिए तो 500 था, लेकिन हम सोचे कि चलिए सबके लिए कर देते हैं 300, क्या मतलब सब कोई पढ़ ले, ठीक है। ऐप में फायदा उठा ले, कोई नहीं पढ़ा है मतलब कोई वजह से किसी कारणवश तो। अब आइए, अब आते हैं वीवीआई क्वेश्चन। ये तो ग्रामर में क्या क्या, अभी मैं गेस नहीं बता रहा हूं, अभी मैं सिलेबस बता रहा हूं। गेस जो दिया हूं उसको कैसे बनाना है, कैसे पढ़ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब देखिए, सेक्शन ए में आता है ऑब्जेक्टिव, ए से आता है 8 नंबर का, 1 नंबर पोजीशन में। एक्सप्लेनेशन आता है 4 नंबर का, ठीक है, 2 नंबर में प्रोज से। 3 नंबर में एक्सप्लेनेशन आता है पोएम से 4 नंबर का। ये कैसे देता है हम बताएंगे अभी। जान जाइए कि 50 नंबर कैसे पूछेगा सब्जेक्टिव, 50 नंबर ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर सब्जेक्टिव, सबको पता है। 100 क्वेश्चन देगा, इसमें 60 देगा ग्रामर से, 40 देगा बुक से, ये हो गया ऑब्जेक्टिव। अब 50 देगा सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव पहले जानते हैं फिर ऑब्जेक्टिव जानेंगे। 4 नंबर में लेटर एप्लीकेशन 5 नंबर का, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 10 नंबर का। ये जो है ऐसे आएगा 5 ठो, ऐसे कितना देगा, ऐसे 5 देता है, लिखना कितना होता है 1 ठो। एक्सप्लेनेशन देता है 4 ठो, लिखना होता है 1 ठो। एक्सप्लेनेशन देगा 4 ठो, लिखना होगा 1 ठो। लेटर एप्लीकेशन देगा 2 ठो, एक एक करके लिखना होगा कोई एक। और शॉर्ट क्वेश्चन 10 देगा, लिखना होगा 5। और इसमें से 6 क्वेश्चन देगा, लिखना होगा 3। इसमें 2 क्वेश्चन देगा, लिखना होगा 1। चलिए अब समझते हैं इसमें क्या होगा। ये 6 क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप यहाँ पे मिलान कर दीजिए। देखिए, समरी ऑफ पोएम, पोएम से समरी आता है, प्रोज का समरी आता है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का समरी आता है, मैच द कॉलम आता है, माने पोएम से मिलान करने के लिए किसका राइटर कौन, किसके पोएट कौन है, किसके राइटर कौन है, ये आता है। और ट्रांसलेशन आता है 6। हमको 6 नहीं बनाना है, इस 6 में से कोई 3 बनाना है। और जानते हैं आप 3 क्या बनाइएगा, आप 3 बनाइएगा
ये दो को मिला दीजिएगा, ये वाला सुनिए, हम ये ऐसे करते हैं, एक ये बना दीजिएगा, एक ये बना दीजिएगा, एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश, बस। ना पोएम का समरी याद कीजिएगा, ना प्रोज का समरी याद कीजिएगा। क्यों? क्योंकि पोएम 10 ठो है, मिनिमम गेस होगा तो 3-4 गेस करेंगे पोएम में हम। प्रोज करेंगे तो मिनिमम करेंगे 4 करेंगे बाबू। अगर 4-4 भी समरी याद करना पड़ा तो 4-4 8 गो हो गया। क्या है 8 को याद करेंगे बाबू? अब सिंपल सा है कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश हम पढ़ाए थे, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, ऐसे हम गेस में भी समझाएंगे, स्टोरी ऑफ इंग्लिश सब समझाएंगे, बीच में आएगा। कंटिन्यू पूरा वीडियो को देख लीजिएगा, केस कैसे पढ़ना है, अच्छा रहेगा आपके लिए। नहीं आए हैं तो कम से कम घर पर इसको भी तो समझ लीजिए। स्टोरी ऑफ इंग्लिश आता है इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश करके, 5 नंबर का। इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, हाउ इंग्लिश बिकेम इंटरनेशनल लैंग्वेज, कैसे इंग्लिश अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन गया, कैसे ग्लोबल लैंग्वेज बन गया, ये इंग्लिश के बारे में देता है। सबसे अच्छा तरीका है कि इंग्लिश के बारे में इंपॉर्टेंस पढ़ लीजिए, सबसे अच्छा है कि इंग्लिश के बारे में इंपॉर्टेंस पढ़ लीजिए, और क्या करना है उसके बाद में एक को याद कीजिए और वहीं लिख दीजिए। जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश को याद कीजिएगा, इंडिया में देगा इंडिया इंडिया लगा दीजिएगा, और इंटरनेशनल पे देगा तो इंटरनेशनल इंटरनेशनल लास्ट में जोड़ दीजिएगा। एक वो इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश याद कर लीजिएगा, एक ठो एक वो याद कर दीजिएगा, सुनिए, एक वो बउआ डाल दीजिएगा ना तो सारा आपका जो है 5 नंबर ही हो गया, 2 को मिला। तब काहे नहीं एक एक को याद करें, काहे 8 को याद करेंगे जी? नहीं याद करना समरी, ना पोएम का ना प्रोज का। अब कोई याद कर लिया हो, लिख सकता है तो लिख ले, अलग बात। लेकिन हम मीडियम स्टूडेंट के लिए बात कर रहे हैं जिससे पूरा याद नहीं हो। इसी तरीका वही है कि 2 को मिलान कर दे, एगो स्टोरी ऑफ इंग्लिश याद कर दे। काहे बउआ? क्योंकि ट्रांसलेशन भी कोई बच्चा अगर बनाता है तो कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए ग्रामेटिकली, तो ये सही नहीं रहेगा। खूब खुश रहिए बाबू, खूब खुश रहिए, खूब आगे बढ़िए लोग आप लोग। चलिए, आप लोग का चंचलता, आप लोग का लड़कपन सब याद रहता है, कैसे आप लोग करते हैं एकदम कभी कभी चंचल बच्चे की तरह। हम लोग अंदर से दिखावे करते हैं, गुस्से हैं, लेकिन अंदर से तो क्या करें, एक चंचल बच्चा की तरह हम लोग को भी अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन नहीं करेंगे तो फिर आप लोग फिर भी ये हो जाएंगे। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है, हम लोग ही आपके साथ, मन भी लगता है आप लोग के साथ, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए कि आप लोग हैं तो हम लोग हैं, आप लोग का प्यार है जब तक तब तक हम लोग हैं। आपका प्यार नहीं रहेगा तो हम नहीं रह पाएंगे। इसलिए आपका प्यार जो है बहुत ज़रूरत है, और प्यार बनाए रखिएगा। आप लोग अच्छे से पढ़िए। और अभी जो है 9 बजे 3 बजे हम रहेंगे बैच में। किसी बच्चा को कोई दिक्कत हो, कोई चीज़ नहीं समझ, आके हमसे पढ़ ले, समझ ले बउआ। बैच छोड़ दिए हैं, आप लोग को नहीं छोड़े हैं, बैच छोड़ दिए क्योंकि आपको पढ़ना जरूरी है। हमने आपको छोड़ा नहीं है, हमने बैच को छोड़ा है। आप हमेशा हमारे लिए हैं, और हमेशा आके आपके एग्जाम के लिए जितना हमसे आपको हेल्प ले सकते हैं आप आके ले लीजिए। जब तक थे तब तक मैंने आपको साथ दिया, अभी भी आप रूम पे हैं, पढ़िए। अगर कोई बात नहीं समझ में आए एकदम आके समझिए, क्योंकि आपसे ज्यादा हमको आपके रिजल्ट के लिए चिंता है। आपको थोड़ा भी तनिक भी कहीं भी डाउट हो, संभावना हो, डर हो, इस डर को खत्म करने के लिए आपको हमसे मिलना हो। आप हमसे मिलिए। पढ़ना तो आप ही को है, लेकिन सलाह तो हम दे सकते हैं, समझा तो सकते हैं। इसलिए आइए। हाँ, 4 दिन के लिए हम नहीं रह रहे हैं। 30 तारीख को पढ़ाने के बाद हम 30, 31, 1, 2, 3, 4 थोड़ा जा रहे हैं बाबू खाटू श्याम। सोचे छुट्टी उट्टी है, तनी घूम लेंगे, ठीक है। और इस समय कोई दिक्कत भी नहीं होगा। फिर 4 तारीख के बाद में जो भी दिक्कत होगा आप लोग आइएगा, मिलिएगा। और मेन बैच वाले जो विद्यार्थी हैं, मेन बैच वाले जो विद्यार्थी हैं बाबू, वो क्या करना है कि बोले थे कि 5 अंग्रेजी का एग्जाम उनको दे देना है अगर प्रैक्टिस सेट में नहीं आ रहे हैं तो। एक एग्जाम तो लिए हम, 4 और एग्जाम लेंगे। वो कब कब? अगर कोई बच्चा प्रैक्टिस सेट में पर डे आता है वो तो अच्छी बात है, आए। लेकिन 4 एग्जाम और आके देगा बाबू, 5, 6, 7, 8 तारीख को। चूंकि अपने से मॉडल पेपर हम बनाए हैं, एक बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर है जो बल्कि क्लास में बिहार बोर्ड की तरह बनाए थे। उसका आंसर स्कैन करके आ जाएगा, उसमें ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है, वो हम लेंगे। तो 5, 6, 7, 8 4 सेट हम बनवाएंगे। वो 4 सेट आकर के
एकदम कहीं भी हो आप, 4 दिन के एग्जाम दे दीजिएगा। अब 12 तारीख को पूरा बैच का एग्जाम ओवर होगा और 12 तारीख को जो है फेयरवेल पार्टी होगा, उस दिन अंतिम विदाई है और उस दिन एगो पेज देते हैं, वो एगो पेज रहेगा, ये मेन गेस हो गया, वो एगो पेज देते हैं, ठीक है, एक पेज देंगे बाबू, अब देखिए, तो मेनली ये हम लोग का सिलेबस था, अब थोड़ा गेस के ऊपर देखते हैं। देखिए बुक रेनबो टू में हम बताने जा रहे हैं कि पोएम प्रोज है और पोएम है, प्रोज और पोएट्री है। इसमें क्या क्या जरूरी है, कैसे पढ़ना है, ये जानना है। सबसे पहले ये जो लिखे हैं ना, एक सिलेबस है, लेकिन ये जो बताने जा रहे हैं 2 पेज हम बताएंगे, इस 2 पेज में से दो पेज में जो है आपको ये सिलेबस दिया है, लेकिन सिलेबस में क्या है, सिलेबस एक कहने के लिए, लेकिन सिलेबस में ही हम ट्रिक बताए हैं कि ट्रिक इतना बेहतर है कि 100 नंबर के इंग्लिश में 30 नंबर आपको इस ट्रिक को पढ़ लेने से आएगा। तो हम बताने जा रहे हैं 30 नंबर कैसे आएगा, इसको समझिएगा, क्या ध्यान देंगे तो कहाँ कहाँ फायदा होगा, इसको समझिए। इसको सिलेबस समझ के इसको इग्नोर मत कीजिएगा, नहीं तो काफी पछताइएगा। तो अच्छे से देखिए कैसे होगा। सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के राइटर कौन है, महात्मा गांधी। ऐसे ही करके क्या होगा कि आपको मिलान करने के लिए आता है। क्या करने के लिए? 5 नंबर का मिलान कर लीजिए। जो 6 नंबर बताए सब्जेक्टिव इंग्लिश, इसी में से 2 को मिलान करने के देगा। वो प्रोज में से दे देगा 5 ठो और पोएम में से देगा 5 ठो। अब देखिए, अब सुनिए बुआ, तो इसमें क्या है कि पोएम प्रोज में से क्या करना है कि आपको 5 नंबर सब्जेक्टिव आएगा, 5 नंबर, अब ये तो सब्जेक्टिव सब कोई जानता है कि 5 नंबर मैच द कॉलम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अब हमने जो ट्रिक लिखे हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स, हालांकि ऑब्जेक्टिव आगे हम दिए हैं, ये सब्जेक्टिव में ही जो मैच द कॉलम है आप इसको लिखेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, कैसे याद कीजिएगा हम बताते हैं, सुनिए। इसमें क्या करना है कि जैसे मान लीजिए इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का जो है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का जो राइटर है कौन है, महात्मा गांधी है, ठीक है। और ये अब इसमें बारे में पूछा जाएगा कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्या है, तो ऐसे है, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। पूछ देता है व्हाट काइंड ऑफ प्रोज इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, किस प्रकार का कहानी है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। अब ऑप्शन में देगा एसे, एक्सट्रैक्ट, स्पीच, ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस भी हो सकता है। अब ये बात है कि पहला प्रायोरिटी देंगे एसे को, दूसरा प्रायोरिटी देंगे एक्सट्रैक्ट को, तीसरा प्रायोरिटी देंगे स्पीच को। ई कैसे, सुनिएगा, 4 गो ऑप्शन देगा बाबू। जब तीनों ऑप्शन दे दे और ऑल ऑफ दिस दे देगा तो तीनों है, ऑल ऑफ दिस होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं कहीं ऐसा होता है कि तीनों में से कोई एक ही देगा, जैसे दे देगा एन एसे, शॉर्ट स्टोरी, 1 एक्ट प्ले, नन ऑफ दिस, तो 4 गो दिया तो इसमें से क्या है, ऐसे तो है, 3 डिफरेंट है तो ऐसे मार देंगे। किसी में क्या करेगा, सिर्फ एक्सट्रैक्ट देगा, ये दोनों नहीं देगा तो एक्सट्रैक्ट होगा। इन तीनों में से कोई भी एक आ गया तो भी हो सकता है। कभी कभी तो ऐसा करेगा कि इसमें ऐसे भी देगा और एक्सट्रैक्ट भी देगा। क्या देगा, ऐसे भी देगा और एक्सट्रैक्ट भी देगा। जब ऐसे भी देगा और एक्सट्रैक्ट भी देगा तो पहला प्रायोरिटी किसको देंगे, ऐसे को। इन तीनों में से कोई एक रहे, इन तीनों में से कोई एक रहे
तो कोई दिक्कत नहीं है, एक मारिए कोई, और तीनों दे दे तो फिर पहला प्रायोरिटी किसको देंगे, एसए को। ठीक है, ये हो गया कंडीशन इसके बारे में ऑब्जेक्टिव जानने का। अब बात करेंगे कि ये महात्मा गांधी कहाँ के थे, इंडियन के। अब ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि महात्मा गांधी इंडियन थे, अमेरिकन थे, ब्रिटिश थे, ऑस्ट्रेलियन थे, जो भी थे, तो पता होना चाहिए इंडियन थे। इनके बारे में तो सब लोग जानते हैं इंडियन थे, लेकिन बहुत से राइटर हैं जिनके बारे में कम हम लोग जानते हैं। अब बताइए कि इनका जन्म कब हुआ, 1869 को। मृत्यु कब हो गई, 1948 को। डेट ऑफ डेथ, डेट ऑफ बर्थ क्यों याद करना है, सुनिए। इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं सुनिए, हर लेसन में। ये पहला समझ जाएंगे तो 11 जो लिखे हैं सब समझ में आएगा, इसलिए पहले बारे में जो समझा रहा है उसको अच्छा से सुनिए। इसमें क्या है कि 1889 में जन्म हुआ, सॉरी 1869 में, सॉरी, और मृत्यु कब हो गई, 1948 में। तो 1948 में हुआ, तो कौन सा एडी है, कौन सा सन है, 1900 शताब्दी। तो 1900 शताब्दी को हम 1900 शताब्दी नहीं कहेंगे, 1900 सन को 20वीं शताब्दी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक प्लस कर देते हैं। अगर मान लीजिए कहेंगे किसी कवि, किसी लेखक का जन्म 1700 कुछ ईस्वी में हुआ हो, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, किसी लेखक का जन्म 1700 किस ईस्वी में हुआ हो, तो जन्म कौन सेंचुरी में हुआ है, 18th सेंचुरी में, 18th, क्योंकि 1700 ईस्वी है तो एक प्लस के, जो उसको 18th सेंचुरी कहेंगे। क्या कहेंगे, 18th सेंचुरी। लेकिन सेंचुरी सन में एक प्लस करने से होता है। चलिए अब हम पूछेंगे कि महात्मा गांधी कौन सेंचुरी के लेखक थे। महात्मा गांधी कौन सेंचुरी के लेखक थे, तो अब देखिए 1948 में जब मृत्यु हुआ तो 20वीं शताब्दी में तो थे ना ये, तो 20वीं शताब्दी के लेखक थे। क्योंकि जब शताब्दी पूछे ना तो हम जिस ईयर में मरते हैं उसी ईयर को शताब्दी में लेके कहते हैं। क्योंकि इसमें ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सेंचुरी में जन्म हुआ, ये नहीं पूछ रहा है कौन सेंचुरी में मृत्यु हुई, ये पूछा जा रहा है कौन सेंचुरी के लेखक हैं। तो कौन सेंचुरी के लेखक हैं, इस पे एक क्वेश्चन पूछता है। तो क्यों ना हम इसको ही याद कर ले कि सेंचुरी वाला याद नहीं करना पड़ेगा। जब डेट ऑफ डेथ, डेट ऑफ बर्थ याद रहेगा, जब डेट ऑफ डेथ, डेट ऑफ बर्थ याद रहेगा, तो इतना इससे बड़ा जुम नहीं हो पाएगा बाबू। तो आराम से हम क्या करेंगे, 1869 में जन्म हुआ, 1948 में मृत्यु हुई, तो करेंगे क्या, 1948 में मृत्यु हुई, तो भाई ये जन्म लिए थे 19th सेंचुरी में और मृत्यु हुआ 20वीं शताब्दी में। कौन शताब्दी के थे, 20वीं शताब्दी के थे। कौन शताब्दी के पूछेंगे तो जिसमें मरते हैं ना वह शताब्दी में कहते हैं उस शताब्दी के थे। जन्म मरण पूछेंगे तो जन्म मरण का देख लेंगे, कब जन्म लिए कब मरण हुआ उसके हिसाब से देख लेंगे। जन्म कौन शताब्दी में हुआ, 19, मृत्यु कौन शताब्दी में हुई, 20वीं, लेकिन कौन शताब्दी के थे, 20वीं शताब्दी के थे। उसी प्रकार यहां पर क्वेश्चन पूछते हैं इनका जन्म कब हुआ, आइए सब तो वही लगभग हो रहा है, 1929, मृत्यु कब हुआ 1968, तो दोनों सन 1900 है। तो कहेंगे क्या कि ये 20वीं शताब्दी में जन्म लिए, 20वीं शताब्दी में मरे में, 20वीं शताब्दी के ही लेखक थे। तो शताब्दी आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें 18 शताब्दी, कौन शताब्दी में जन्म लिए 19th, कौन शताब्दी में मृत्यु हुआ 20th, और कौन सेंचुरी के लेखक थे तो 20th। ऐसे क्वेश्चन पूछने पर अगर डेट ऑफ डेथ और डेट ऑफ बर्थ याद रहे तो इजीली आप बना सकते हैं। लेकिन ऐसे भी एक क्वेश्चन पूछता है कि हाउ डिड ही लिव लॉन्ग, हाउ डिड ही लिव लॉन्ग, वह कितने दिनों तक जीवित रहे। तो डेट ऑफ डेथ में से डेट ऑफ बर्थ को घटा दीजिए और जितना आ जाए उतना ईयर्स जीवित रहे। ऐसे क्वेश्चन देता है कि हाउ डिड गांधी जी लिव लॉन्ग। अभी कोई क्वेश्चन कहेगा सर कहां से बनाए, आपको याद भी नहीं रहेगा, तो डेट ऑफ डेथ में से डेट ऑफ बर्थ को घटा दीजिएगा, जितना आएगा बाबू वही हो जाएगा हाउ डिड ही लिव लॉन्ग, वो कितने दिनों तक जीवित रहे। ऐसा क्वेश्चन पूछता है। एक तो ये हो गया, हर लेसन में ऐसे ही है। अगर मान लीजिए हाँ, एक तो ये हो गया। नेक्स्ट बात कि कवि कैसे हैं, लेखक कैसा है, ये कहानी किस प्रकार का है, कब जन्म हुआ कब मृत्यु हुआ। अब आते हैं कि अब इसी में देख लीजिए ना, इसी में आपको देखिए ये अंदर एक लाइंस दिया गया है, वर्ड है सिविलाइजेशन, कल्चर, ग्लोरी, मोरल फाइबर, डेंजर। एक लेसन में लगभग 100-150 वर्ड मीनिंग है, उतना याद करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग क्यों दिए हैं इसको समझेंगे आप। इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग इसलिए दिए हैं, अब एक बात जान जाइए कि इसके बारे में चर्चा करेंगे
पहले थोड़ा जान लीजिए, फिर चर्चा करते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि आपको, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको क्या करता है ना कि किताब के अंदर से लाइन बना के पूछता है, किताब के अंदर से लाइन बना के पूछता है, और वह लाइन में सबसे पहले हमको कहानी पता चलना चाहिए कि कहानी कौन से कहानी का लाइन्स है। जब कहानी का लाइन्स पता चलेगा तो अपना लेखक के बारे में पता चलेगा, ये लेखक है। तो हर लेसन का कहानी सुने होंगे तो आपको इजीली पकड़ लीजिएगा। लेकिन एक ट्रिक है यही कि किसी भी लाइन में सिविलाइजेशन आ जाए, कल्चर आ जाए, ग्लोरी आ जाए, मोरल फाइबर आ जाए, डेंजर आ जाए, और इनमें से कोई भी आ रहा है, अगर इनमें से कोई भी आ रहा है तो समझ जाना है कि भाई वो क्या है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का लाइन्स है। किसका लाइन्स है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का लाइन है। और उसके राइटर कौन है? महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। तो इससे दो जगह फायदा होगा। एक तो आपके सारे ऑब्जेक्टिव में जैसे 11 लेसन हम दिए हैं, मान लीजिए इसी को देख लीजिए 11वां लेसन कि अ मैरिज प्रपोजल कौन कैसा स्टोरी है, ड्रामेटिक स्टोरी या वन एक्ट प्ले है। पूछेगा किस टाइप का मैरिज प्रपोजल है भाई, तो ड्रामेटिक स्टोरी या वन एक्ट प्ले है। और ये इसको लिखे कौन है? अंटोन चीको। कहां के रहने वाले थे? रसिया के। कब जन्म हुआ? 1860 में। कब मृत्यु हो गई? 1904 में। ठीक है। अब इसमें जो है ये लोमोब आ जाए, नटालिया आ जाए, चुबको आ जाए, लैंग ग्रैबर आ जाए, मैरी आ जाए, तो ये सब वर्ड मीनिंग आ जाएगा किसी भी लाइन में। तो समझिएगा ये लाइन कौन से लेसन का है? लोमोब, नटालिया सब आएगा। चुबको तो समझिए कौन से लाइन का है? बोलिए बाबू, ये है अ मैरिज प्रपोजल। लाइन्स क्यों पकड़ना जरूरी है? इसलिए कि कभी कभी किताब के अंदर से लाइन बना देता है, आप पूछता है कि इसके ऑथर कौन है, या ये भी पूछता है कि इसको कौन से कहानी से लिया गया। दो ढंग से, अगर कहानी से पूछेगा तो 4 ऑप्शन देगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा। जैसे मान लीजिए इसको दे दिया, दे देगा फ्रॉम विच प्रोज दिस लाइन्स हैव बीन टेकन, कौन से प्रोज से लाइन लिया गया है। तो कौन से प्रोज से लिया गया बाबू, आपको देगा। और फिर आपको ध्यान देना होगा कि ये मैरिज प्रपोजल का है। ठीक है ना, ये मैरिज प्रपोजल का है कि मान लीजिए सॉरी कि भारत इज माई होम का है, कि ए पिंच ऑफ स्नॉब का है, कि आई हैव अ ड्रीम का है। आपको ये वर्ड मीनिंग दिख जाए कहीं में से भी लाइन में तो समझिएगा मैरिज प्रपोजल का है। ये भी पूछ देगा कि इसको कौन से ऑथर लिखे हैं। जब ऑथर का नाम देगा, जैसे अंटोन चीको, महात्मा गांधी, ऐसे ही करके भारत में होम डॉक्टर जाकिर हुसैन दे दे, मनोहर मालगोन कर दे, तो कौन होगा? अंटोन चीको होगा। कब? जब ये सब वर्ड मीनिंग होगा। तो मेरा कहना है कि दो लाइन ऑब्जेक्टिव पूछता है किताब के अंदर से, 2 आता है डेट ऑफ डेथ पे, डेट ऑफ बर्थ पे, कि कब जन्म हुआ, कब मरण हुआ, कौन सेंचुरी में जन्म हुआ, कौन सेंचुरी के हैं। इस पे 2 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन हो गया। 4 क्वेश्चन हुआ। 2 क्वेश्चन आता है कि कविता किस प्रकार के हैं, कवि किस प्रकार के हैं, 6 क्वेश्चन हो गया। एंड टोटल ये जो हम दिए हैं ये ट्रिक आप याद कर लीजिएगा। तो सारे लेसन का पकड़ने का तरीका ही है, कौन लेसन का कौन है लाइन से, ये लाइन के लिए दिया गया ट्रिक। तो 6 नंबर ये, और 5 नंबर बाबू, 5 नंबर जो एक्सप्लेन करते हैं, हम क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं, सॉरी मैच द कॉलम जो बनाते हैं। तो 6 5 कितना हो गया? 11। 6 5 11। 4 नंबर होता है कि जो आपको सब्जेक्टिव में 2 नंबर में आता है, प्रोज से एक्सप्लेनेशन, व्याख्या करें। तो व्याख्या करने के लिए क्या होता है, हम आगे आपको व्याख्या करके बताएंगे भाई। अभी तो मैं सिलेबस ही समझा रहा हूं प्रोज का, और सिलेबस में ही बहुत सारा बात कर रहा हूं। जब सिलेबस में इतना बात कर रहा हूं तो फिर सिलेबस के अंदर कितना बात करेंगे। इसलिए समझना है सब, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे लिखना है, इन सब बातों पे ध्यान दीजिएगा। पूरे वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, और जिन्हें नहीं पता उन्हें भी समझा दीजिएगा। तो वीडियोस को अच्छे से समझ ले, गेस कैसे याद करने हैं, कैसे फायदा उठाना उसका। अब आइए, अब जो है बाबू कि इसमें यह देखना है कि जो हम लिखे हुए हैं इससे लाइंस पूछेगा, और लाइंस देता है 4 नंबर का। तो आधा तो आपको कम से कम ये नंबर दिला देगा कि सबसे पहले देखिए, अगर किसी बच्चा को लाइन के बारे में कम जानकारी हो, गलती करेगा चलेगा, लेकिन कहानी के बारे में गलती लिख देगा। मान लीजिए कोई लाइन आ गया भारत इज माई होम से, आप बता दी कि नहीं ये पिंच ऑफ स्नॉब से आया है, तब तो समझ जाएगा चेक करने वाला, कॉपी वाला, कि भाई ये तो बिल्कुल बुड़बक है,
ये आ रहा है भारत इज माई होम का, आई लिख रहा है पिन 24, तो आप चैप्टर चेंज कर दीजिएगा, तब तो फिर आपका 4 में 0 नंबर मिलेगा, 1 नंबर भी एक्सप्लेनेशन में नहीं मिलेगा। कब? यदि कहानी का नाम अगर गलती आप लिख देते हैं तब, या लेखक का नाम गलती लिख देते हैं तब। और ये नाम तब आपको सही पता चलेगा जब ये वर्ड मीनिंग याद किए रहिएगा तब। कौन? ये वर्ड मीनिंग। ये वर्ड मीनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है हर लेसन के लिए। इस वर्ड मीनिंग से 2 फायदा होगा। पहले तो 2 ऑब्जेक्टिव आएगा, लाइंस जो पूछेगा 4 और वो आ जाएगा, और 4 नंबर एक्सप्लेनेशन में फायदा हो जाएगा। और सारे समरी तो आपको याद ही होगा सारे लेसन का। ऐसे मान लीजिए इंडियन सिविलाइजेशन में किसके बारे में कहते हैं जी? भारतीय सभ्यता संस्कृति के बारे में। भारत इज माई होम में क्या कहा गया कि भारत मेरा घर है, जाकिर हुसैन कहते हैं इस शपथ खाते समय। पिंच ऑफ स्नॉफ में क्या कहते हैं? ननू काका आते हैं भाई दिल्ली अपने भगना से मिलने के लिए। यही सब बातें जो है ना, माने वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए अपने भगना घर पे। तो अब देखिए कैसे होगा। अब मान लीजिए कोई लाइन आ गया, हमको केवल पता चल, लाइन पढ़ के नहीं समझ में आ रहा है। एक बात कर, आप भी के स्टूडेंट है, मीडियम स्टूडेंट नहीं समझ में, एक बात कर रहे हैं, जिनको आता है उनके लिए तो अच्छी बात है, ये ट्रिक्स है उनके लिए, जिनको नहीं आता है तो जैसे कल्चर दिखाई दे दिया, ग्लोरी दिखाई दे दिया, हम समझ जाएंगे कि भाई इस लाइन में ग्लोरी आ रहा है, कल्चर आ रहा है, कौन लेसन का है? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का है। तो लिख देंगे द फॉलोइंग लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर हुज ऑथर इज महात्मा गांधी। इन दिस लाइन्स ही टेल्स अबाउट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्योंकि हम लोग जब समरी पढ़ते थे तो समरी में याद होगा 3-4 लाइन याद होगा ना जी, 3-4 लाइन भी समरी याद होगा। तो आप ये लाइन कहां से आया, कौन लिखे, वो 3-4 लाइन लिख दो। बाबू 4 नहीं देगा, 3 नंबर तो दे ही देगा। सबसे बढ़िया तरीका है। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका आपको तब होगा जब पहले आपको लाइंस पकड़ने आ गए कौन लेसन का है। वर्ड मीनिंग आपको हेल्प करे कौन लेसन का है। लो निग्रो आ जाए, घोटो आ जाए, हैमलेट आ जाए, ट्रिब्यूशन आ जाए, ब्रदरहुड आ जाए, द ब्लैक आ जाए, द व्हाइट आ जाए, जैसे लेसन में दिखाई देगा लाइन में, आप समझ जाइएगा कि ई लाइनवा बुआ जो दिया है वर्ड मीनिंग आ जा रहा है, ये लाइन किसका? आई हैव अ ड्रीम का है। अब जैसे आप बोले थे ना, द फॉलोइंग लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज आई हैव अ ड्रीम हुज ऑथर इज बर्ट्रांड रसेल, सॉरी मार्टिन लूथर किंग जी। आप हो गया। अब इसे ऐसे ही तो बनाते। तो सबसे पहले हमको राइटर का नाम पता चलना चाहिए कि कहां से आया, कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले राइटर का नाम आया, तो राइटर का नाम जरूरी है। ठीक है, राइटर का नाम जरूरी है, और ये सही रहेगा तो अंदर थोड़ा बहुत गलती भी चलेगा। लेकिन राइटर का नाम गलती लिख दीजिएगा बुआ, कहानी आपको नहीं समझ में आएगा कि लाइन जो आया कौन से कहानी से आया है, लाइन जो आया कौन से कहानी से आया है, तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसीलिए लाइंस पकड़ना जरूरी है। कहानी का लाइंस इस वर्ड मीनिंग के ट्रिक से पकड़ाएगा। जितना वर्ड मीनिंग है आप याद कर लीजिए, और इस वर्ड मीनिंग को याद कर लीजिएगा तो अगर कोई लाइंस आएगा वो लाइंस भी हम देंगे और आपको बताएंगे। अभी सिलेबस चल रहा है, सिलेबस में ट्रिक बता दिए। तो 4 नंबर आ गया क्या? एक्सप्लेनेशन जो आता है प्रोज का 2 नंबर में, 3 नंबर में, तो ये 2 नंबर का एक्सप्लेनेशन इस वर्ड मीनिंग से एक्सप्लेनेशन पकड़ा जाएगा कि कौन कहानी से आया है। दूसरा बात, जो आपको ऑब्जेक्टिव 2 को पूछेगा, ये टोटल ऑब्जेक्टिव में से और जो सिलेबस हम दिए हैं 5 नंबर तो लड़ गया आपका मैच द कॉलम में से, इसमें से राइटर इंडियन और ऑथर का नाम याद होगा तो 6 गो ऑब्जेक्टिव आएगा। गिन के बाबू 6 गो, आप एग्जाम दे के आना, हम 6 गो ऑब्जेक्टिव इसमें से लड़ा देंगे। एकदम 6 गो लड़ना ही है। 2 गो ऑब्जेक्टिव आएगा डेथ ऑफ डेथ, डेथ ऑफ बर्थ पे 2 गो, और 2 गो अंदर से लाइन बना के देगा कि कौन लाइन कौन से कहानी से लिया गया और कौन लाइन को कौन ऑथर लिखे हैं। तो लाइनवा कब पता चलेगा? वर्ड मीनिंग से। वर्ड मीनिंग हेल्प करेगा लाइन को। 2 नंबर होगा 4 नंबर, और 2 नंबर जो होगा आपको पूछेगा कि कहानी किस प्रकार का। जैसे मान लो दे दिया पिंच ऑफ स्नॉफ, तो पिंच ऑफ स्नॉफ भाई कैसा कहानी है? तो शॉर्ट स्टोरी है। अब मान लीजिए शॉर्ट स्टोरी दे दे, 1 एक्ट प्ले दे दे, एक्सट्रैक्ट दे दे, स्पीच दे दे, तो शॉर्ट स्टोरी ना होगा। इस पे 2 गो देता है, तो हम इससे थोड़ी कर रहे 2 गो आएगा। ये पूरा से 2 नंबर डेट ऑफ डेट पे, 2 नंबर डेट ऑफ बर्थ पे, 2 नंबर लाइन्स आ जाएगा, 2 नंबर आ जाएगा कवि का लेखक कैसा है, कहानी। 6 नंबर हो गया। 6 नंबर ये ऑब्जेक्टिव, तो 5 ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मिला के 6 नंबर ऑब्जेक्टिव आ गया। 4 नंबर एक्सप्लेनेशन है वर्ड मीनिंग से पकड़ लीजिएगा 10 नंबर, अब 5 नंबर मिलान भी तो कर लीजिएगा इससे, तो कितने नंबर का हो गया? 15 नंबर। उसी प्रकार इस एक पेज को वैल्यू नहीं दीजिएगा तो आपको 15 नंबर नुकसान हो जाएगा, इसलिए ध्यान जरूर दीजिएगा। अब आइए उसी प्रकार हम पोएम में आते हैं। सूटेस लव बाय डॉन गो के कवि कौन है जी? जॉन डॉन।
कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के। ये कैसा कवि थे? मेटाफिजिकल पोएट। पूछता है कवि उवि के बारे में। अब हम पोएम के बारे में बात करते हैं शुरू से। एक कविता कैसा है? मेटाफिजिकल है। या सोनेट भी है। सोनेट मतलब होता है 14 लाइन की कविता। अब दे देगा सोनेट लाइन्स, 8 लाइन, 6 लाइन, 10 लाइन, 14 लाइन। तब 14 लाइन्स के पोएम को सोनेट बोलते हैं। इनका जन्म कब हुआ? 1572 को। मृत्यु कब हो गया? 1631 को। तो जब हम बता रहे हैं कि 1572 में जन्म हुआ, 1631 में मृत्यु हुआ, तो इसमें पूछेंगे कौन सेंचुरी के कवि हैं, तो कहेंगे 17th सेंचुरी, क्योंकि जिस सेंचुरी में मरते हैं ना, 16 से 31 में मर रहे हैं, तो 1600 सन है। अभी बताए थे कि 1600 सन है, तो उसको एक प्लस कर दो, 17वीं शताब्दी को हो। तो कवि कौन सेंचुरी के हैं जी? लेकिन सेंचुरी 70 सेंचुरी के हैं। लेकिन अगर ऐसे स्पष्ट पूछ दिया कि कौन सेंचुरी में जन्म लिए, तो 16th। कौन सेंचुरी में मरे, तो 17th। कौन सेंचुरी के हैं, तो 17th। जिसमें मरेंगे वही सेंचुरी कहलाएंगे। ठीक है ना? अब मान लीजिए कि अब ई तो पकड़ लिए, अभी ट्रिक दिए, फीबल, सॉल, मी, पार्टेड, दाई, दाऊ, साइट, वी, ही, एक्सपीडिएट, जर्नी। एक्स्ट्रा लेटर आएगा ना, ई, वी, ही, ई, माने एक्स्ट्रा आवश्यकता से अधिक लेटर। जब ऐसा वर्ड मीनिंग आए तो समझ जाना, कोई लाइंस दे दे और उस लाइंस में पूछ दे कि भाई कौन कविता से लाइन लिया गया है, इसमें का वर्ड मीनिंग कोई भी मिल गया उस लाइन में, तो समझिएगा वो लाइन कौन से कविता का है, स्वीटेस्ट लव बाय डॉन गो का है। तो बोले जैसे प्रोज में समझाएं वैसे पोएम भी 2 गो आएगा लाइन्स। टोटल ऑब्जेक्टिव 4 गो आएगा लाइन, 2 गो पोएम से, 2 गो प्रोज से। और 2 गो लाइन्स इसी में से नहीं पूछेगा, 2 गो लाइन्स टोटल में से किसी में से भी पूछ सकता है। और 2 गो इसमें से पूछेगा बाबू, 2 गो पूछेगा डेट ऑफ डेथ, डेथ ऑफ बर्थ पे, और 2 गो पूछेगा कवि कैसा है, कविता कैसा है। 6 गो हो गया, 6 गो ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हुआ। एक्सप्लेनेशन भी कोई भी लाइन्स आएगा तो एक्सप्लेनेशन जैसे सॉल है, माई सेल्फ है, हार्बर है, एज्यूम है, होप है, इसमें से आ गया कोई वर्ड मीनिंग तो समझ जाएंगे वो लाइन किसका है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है। अब इसी में देखे ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के कवि कौन है? वाल्ट व्हिटमैन है। कहाँ के रहने वाले? तो अमेरिका का। कैसा कवि है? तो पीपल्स पोएट है। ये कैसा कवि है? तो मेटाफिजिकल पोएट है। सबके बारे में वर्णन किया गया है। ये कविता कैसा है? तो इंस्पायरिंग है, नहीं तो एजुकेटिव है। कब जन्म हुआ? 1819 में। कब मृत्यु हो गया? 1892 में। तो कौन सेंचुरी को हो गए? 19th सेंचुरी को हो गए। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा कि हाउ डिड ही लिव लॉन्ग, एक कितने दिनों तक जीवित रहे, तो 1892 में से 1819 घटा दीजिए, उससे पता चल जाएगा कितने दिन तक जीवित रहे। ये भी क्लियर होता है। ठीक है। अब इसी प्रकार से वर्ड मीनिंग आपको एक तो ऑब्जेक्टिव में 2 ऑब्जेक्टिव आएगा, लाइंस तो पता चल जाएगा इसके पोएट कौन है, इसका कविता कौन है। पहले कविता पता चलेगा तभी ना कवि पता चलेगा। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन में भी तो काम देगा। जो लाइंस पूछता है ऑब्जेक्टिव में वही लाइंस आता है एक्सप्लेनेशन में, कहता है एक्सप्लेन कर दीजिए। तो ये जब एक्सप्लेनेशन करेंगे तो एक्सप्लेनेशन भी समझ में आएगा, तो अभी ना आप बना पाएगा कौन कविता का है। तो बताइए 4 नंबर एक्सप्लेनेशन, इससे आपको हेल्प मिलेगा। ये जो ट्रिक हुआ है वर्ड मीनिंग से 4 नंबर ई पकड़ने में सहायता करेगा। किस चीज को? एक्सप्लेनेशन। 6 नंबर ऑब्जेक्टिव इससे आएगा, 10 नंबर। आप 5 नंबर मिलान करने वाला कितना हो गया? 15 नंबर। 15 नंबर ई भी तो है इससे, 15 15 30 नंबर केवल इससे आ जाएंगे बाबू। अब आइए, अब हम बात करते हैं, ये हम सिलेबस समझें, लेकिन सिलेबस है कि पोएम में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन लेसन पढ़ना है, ऐसी में ट्रिक बना के हम दे दिए हैं। प्रोज में हम सिलेबस बताएं, सिलेबस का खाली पेज देख लेंगे तो 30 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लेके रखा हुआ है, ये श्योर है। अब आते हैं 70 नंबर कैसे आएगा एकदम इजीली। आइए ये देखिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। क्या हो गया बाबू? ऑब्जेक्टिव। हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जितना भी दे रहे हैं इसको बस याद कर लीजिएगा, अलग से कोई भी किताब उताब पढ़िएगा मत। ट्रस्ट कीजिए, हम आपके दुश्मन नहीं है कि हम बहकाएंगे दूसरा मत पढ़िए, लेकिन हम अपने अनुभव के आधार पे कह रहे हैं कि जितना ऑब्जेक्टिव दिए हैं अगर आप रिवाइज कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो सबसे ज्यादा पहले ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। 100 नंबर में ऑब्जेक्टिव कितना आता है? 40 आता है किताब से। आपको बनाना क्या है जी? 50 गो। मेरा ये हम 40 में 40 तो नहीं कह सकते हैं, कहीं कुछ ना भी आए, लेकिन 35 तो एकदम हम कंफर्म कहेंगे कि 40 में 35 आ जाएगा। ये मेरा अनुभव कह रहा है, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं। जैसे मैं क्वेश्चन गेस किया हूं, आप ईमानदारी से विश्वास करके मेरे ऊपर पढ़ते हैं तो टीचर पे ट्रस्ट भी होना चाहिए। और ट्रस्ट तो आपको मैं बोलता हूं एग्जाम देने के बाद ज्यादा होगा, क्योंकि अभी तो कुछ बातें हम ज्यादा एग्जेजरेट करके नहीं बोलते हैं, लेकिन जितना जो आने वाला उतना तो मैं आपको बोलूंगा, उतना तो करना है आपको।
तो 40 में 35 ही मान लो चला, तुम 35 भी ऑब्जेक्टिव बना दिया तो मान लो आराम से इसी में से 35 रहेंगे, देखते ही 35 मिल जाएगा इसमें से, ठीक है। 15 ही को ना ग्रामर बनाना पड़े, चलो 30 को ही मान लो, 30 को बना दिया तो 20 को ना ग्रामर बनाना है, आराम से 30 नंबर बना लिया, अर्थात 60% ऑब्जेक्टिव तुम बना लिया केवल किससे, किताब से, ऑब्जेक्टिव का। 20 नंबर के लिए ग्रामर से आप मेहनत कर लो। लेकिन हम कह रहे हैं 40 में 35 लड़ जाएगा इसमें से, लेकिन निगेटिव मान के चलते हैं 30 को, तो अभी 20 आप आराम से कर ही सकते हो, वॉइस नरेशन में सब बना लो जो भी है, ठीक है ना। हाँ भाई, अब जरा देखिए पहले का क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव लव इज फ्रॉम। अब कौन से कविता से, देखो आगे लाइन, शुरू में लाइन आगे, ओ टू ऑटम से है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से है, कि माई ग्रैंडमदर हाउस से है, कि स्नेक से है, बताइए। बिल्कुल गलत। देयर इज अ हाउस, एक घर है, नाउ फार अवे जो दूर है, वेयर वंस जहां पर आई रिसीव्ड मैं प्यार पाया था, फ्रॉम कहां से है भाई, घर किसमें है, माई ग्रैंडमदर हाउस में है। नहीं पढ़े लेसन 10, हाउस और फार अवे, तो ये माई ग्रैंडमदर हाउस ना होगा। देखो ट्रिक, यहाँ पे फार अवे है, हाउस है, देखो ट्रिक हम जो समझाएं हमारा पोएम वाला ट्रिक काम करेगा। देखो यहाँ पे, देखो तो माई ग्रैंडमदर हाउस है, देखो तो यहाँ पे फार अवे है, हाउस है, आगे वर्ड मीनिंग क्या बोले हैं, ऑब्जेक्टिव में भी काम देगा और एक्सप्लेनेशन। यही पहल के क्वेश्चन तुमको इससे लड़ गया। अब पहल के लाइन से देख लो, एक तो पहला क्लियर हो गया, लाइन से आगे कि नहीं, 10वां लेसन से, तो वर्ड मीनिंग में याद करो रहेगा बाबू तो अच्छा रहेगा। अब ऐसे ही आंसर, इसमें आंसर नहीं दिया गया है, इसका आंसर हम YouTube पे आपको आना होगा 6 जनवरी को, इसका आंसर गेस रखे रहेंगे अपने पास, जब YouTube पर आके इसका आंसर बताएंगे तो उसमें चेक करते रहिएगा, आंसर हम बता देंगे। एक बार अभी हम बनाएंगे, आप भी बनाइएगा, सारा हम लोग बना लेंगे 6 जनवरी को, ठीक है। 6 जनवरी से YouTube पे आएंगे हम। अब भाई तो पूरा ऑब्जेक्टिव है, अभी पूरा ऑब्जेक्टिव है तो याद कीजिए कि हम बनाएंगे, आप बना लेंगे तो बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। सब ऑप्शन दिया गया ऐसा ही रहेगा क्वेश्चन, इसी में देखो ऑब्जेक्टिव है, सब बनवाएंगे हम, आपके गेस में सब दिया गया है। देखिए नेक्स्ट पेज है, ऐसे ही बताते चल रहे हैं। टोटल चला जी है 428 को ऑब्जेक्टिव है, देखो इसमें 428 ऑब्जेक्टिव है, इतना पढ़ लो, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव 40 के लिए टेंशन नहीं लेना, इतना में से आ जाएगा, आराम से इसी को पढ़ो और बनाओ और प्रैक्टिस करके कोई भी सेट बनाओ। अब देखो इसमें क्या लिखे हैं कि ऑब्जेक्टिव का आंसर के लिए YouTube पर 6 जनवरी के बाद लाइव समझाया जाएगा, ठीक है। अभी आप पढ़ते रहिए, एक ऑब्जेक्टिव को छोड़ के बाकी सब कीजिए, ऑब्जेक्टिव आंसर हम करा देंगे 6 जनवरी को। और भाई नेक्स्ट पेज, अब यहां पर लिखे हैं कुछ लाइंस। अच्छा बताइए बाबू कि आपको, एक मिनट थोड़ा कट गया चला, गलती से कट गया बाबू, वो 20 पेज तक हम समझा चुके हैं ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद हम नेक्स्ट बताते हैं कि वो तो ऑब्जेक्टिव आपको याद कर लेना है बुक वाला, ठीक है। 40 नंबर क्लियर, 10 नंबर का ना बात है, चलो 30 ही बनाएगा तो 20 नंबर ग्रामर बना लेना, ठीक है। इक्कीस नंबर थोड़ा से कट जा रहा है लाइन, देखिए चला, ये 21 नंबर पेज है, लाइंस दिए हैं, थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा है, आपके गेस में दिया गया। अब लाइंस का हम ट्रिक बताए कविता में, लिखा वेन दाउ सेट नॉट विन, इसमें कवि का नाम बताना है। हम प्रैक्टिस करने के लिए इसमें लगभग 45 क्वेश्चन दिए हैं, तो आप क्या कीजिएगा, हम तो चाहेंगे तो वही 428 पढ़ा देते, इसमें से 4 ऑब्जेक्टिव पूछेगा,
लेकिन हम कहेंगे कि एक बार वो लाइंस को पढ़ लीजिए, ट्रिक अंदर बीच में वो वर्ड मीनिंग को पढ़ के ये लाइंस को प्रैक्टिस कीजिए। आप प्रैक्टिस करके खुद से आंसर लिखिए कि आपसे बन पा रहा है कि नहीं। अब जरा देखिए, हम आपको लाते हैं 1 नंबर पेज में, चलिए यहाँ पे हम आपको लाते हैं जो ट्रिक बताए हैं उससे। यहाँ आइए, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो में क्या लिखा है? दाई है, दाऊ है, दाऊ है, दाऊ साइड है। देखिए पहले का ही क्वेश्चन पकड़ाएगा आपसे, छोटा छोटा दिख रहा है बाबू, गेस में है सब। आइए, व्हेन दाऊ साइड है, कौन से लेसन का आएगा? स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का। इसमें कवि कौन है जी? जॉन डॉन। आप कविता पूछेगा तो कौन हो गया? स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। यहां दिख रहा है एंड द एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज। देखिए एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज है ना। और फ्रीज के लिए ट्रिक देखिए, फ्रीज के लिए ट्रिक देखिए, फ्रीज के लिए यहाँ पे ट्रिक है। फ्रीज किसमें? देखिए नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट है, यहाँ फ्रीज है तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, W तो ये आपका ट्रिक से लाइन पकड़ने आएगा। तो पहले बना लीजिए, आप फिर क्या कीजिए, फिर क्या कीजिए, बनाने के बाद में आप इसका आंसर दिया हुआ है बाद में तो बना लेना। हम चाहें तो उतना ही ऑब्जेक्टिव देते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव भी दे रहे हैं, प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। पेज से मतलब नहीं है मुझे, आपके अच्छे से तैयारी से मतलब है। तो आप इसको बनाएंगे, खुद से आंसर पीछे दिया हुआ है, देख लीजिए नेक्स्ट पेज, यहाँ पे आंसर सब दिया हुआ है। आंसर आपको देखना नहीं है, आंसर आपको खुद मिलाना है कि आप कितने सही बनाए हैं। समझ रहे हैं? ये काम हो जाएगा। तो ये अभी तक हमने ऑब्जेक्टिव की बात की, ओनली किताब के ऑब्जेक्टिव की बात, यानी पूरा किताब का ऑब्जेक्टिव का बात हम कर दिए, यहां तक लाइंस को एक्सप्लेन करने का भी। ठीक है, अब हम आते हैं सब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव आने के बाद ग्रामर बताएंगे। ठीक है ना? सब्जेक्टिव कैसे पढ़ना है सुनिए। तो बुक एंड राइटर, हाँ अब देखिए, अब जो इसमें सब्जेक्टिव आप देख रहे हैं, देखिए बाबू, ये सब्जेक्टिव जो था ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव है। किताब आता है जैसे, उसमें तो 428 को उसको हो जाएगा, लेकिन ई थोड़ा है याद कर लेने वाला, इसको भी कर लीजिएगा। जैसे एज यू लाइक इट को कौन लिखा? विलियम शेक्सपियर। मैकबेथ को कौन लिखा? विलियम शेक्सपियर। डेविड कॉपरफील्ड को कौन लिखा? चार्ल्स डिकेंस। हार्ड टाइम्स को कौन लिखा? चार्ल्स डिकेंस। ऐसे याद कर लेना आपको। इसे ऐसे देता है कि कूली वाज रिटेन बाई, कौन है? मुल्क राज आनंद दे देगा, मुल्क राज आनंद, मुल्क राम आनंद, यहाँ मुल्क राजे होगा। ठीक है, हेनरी फील्डिंग, ऐसे ही दे देगा। तो जो सही होगा मार दीजिएगा ऑप्शन। ये सब किताब का, यहाँ तक किताब का ऑब्जेक्टिव था, आपको स्टडी करना और किताब हो जाएगा। किताबें का ऑब्जेक्टिव है ये सब, देख रहे हैं? ये सब स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव है। कौन सा है? तो वो पोएम प्रोज दोनों मिला के था, आई क्या है? स्टोरी ऑफ इंग्लिश है। 428 पोएम प्रोज थे और ये सब क्या है? स्टोरी ऑफ इंग्लिश है। अब आइए, अब आते हैं हम लोग सब्जेक्टिव। मेरा पूरा ऑब्जेक्टिव हो गया बाबू। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल उतना पढ़ लेना, कहीं से कुछ प्रकाशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आइए सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में 1 नंबर में क्या आता है? मैंने आपको ऐसे देता है, क्या आता है? अब सब्जेक्टिव के बारे में जानिए। ऑब्जेक्टिव समझा दिए, 100 नंबर कैसे समझाते हैं सब समझते चलिए। ऑब्जेक्टिव 60 में हम 40 बता दिए, 100 में 40 बता दिए। 60 ग्रामर पढ़ना है वो बता देते हैं भाई। आपको ऐसे देगा 5 ठो, लिखना क्या ठो है? 1 ठो। आपके ऐसे में हम दिए हैं बहुत सारा ऐसे, ये सब VVI है, आप ऐसे को पढ़ लेंगे। ठीक है ना? ऐसे दिया हुआ है, ऐसे जो गेस किए इसको पढ़ लीजिएगा। अब ऐसे के बाद यहाँ पर एक्सप्लेनेशन शुरू होता है 2 नंबर में। गलती से 1 नंबर लिखा गया है, ये 2 नंबर में आइए। 2 नंबर देखिए बाबू, अब एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, किन्हीं इसमें से कोई एक एक्सप्लेन करना है। देगा 4 ठो, प्रोज का हम बता रहे हैं। ये जो ट्रिक बताने जा रहा है, ट्रिक फॉर एक्सप्लेनेशन पोएम एंड प्रोज, एक वो ट्रिक बता रहे हैं बाबू, तो ट्रिक हुआ यूज करना। सुनो क्या, कोई भी देगा ना एक्सप्लेनेशन, मान लो यहाँ पे दे दिया
द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल्स इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। देख रहे हो, तो यहाँ पे जो वर्ड मीनिंग आ गया, तो ये आपको एक बिजनेस ऑफ एजुकेशन का डिफिनेशन दिए थे जब डॉक्टर जाकिर हुसैन पढ़ा रहे थे। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर इज कॉल्ड बिजनेस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन याद होगा तो याद होगा। खैर यहाँ आइए, अगर लाइन पकड़ना है तो अपना ट्रिक पकड़िए। पहले लिखिएगा द फॉलोइंग लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। अगर पोएम का लाइन होगा तो पोएम, प्रोज का लाइन होगा तो प्रोज। इतना कर देंगे, प्रोज प्रोज। अब मान लीजिए पोएम रहेगा तो कोई पोएम आ गया सूटर्स लव बाय डॉन गो से, तो लिखेंगे ना द फॉलोइंग लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम सूटर्स लव बाय डॉन गो। अब प्रोज रहेगा तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, इन्वर्टेड कोमा के अंदर डाल देंगे। और उसके बाद हु जो जब पोएम रहेगा तो पोएट, तो हुज पोएट इज, इसमें मान लीजिए प्रोज रहेगा तो हुज ऑथर इज, कहीं कहीं पोएटेस रहेगी तो हुज पोएटेस इज, कहीं प्रोज रहेगा तो कहीं लेडी रहेगी तो हुज ऑथरेस इज क्या, डॉट डॉट डॉट। अब जो ऑथर होंगी पोएट का नाम रखेंगे। अगर सूटर्स लव बाय डॉन गो होगा तो हम क्या लिखेंगे, हुज पोएट इज जॉन डॉन। अगर अगर मान लीजिए इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर हुआ, प्रोज का नाम तो क्या करेंगे, इज महात्मा गांधी। बोलिए, उसके बाद क्या करेंगे, अब यहां पे लिखने के बाद, हाँ अभी तो हो गया, वही डॉट डॉट यहाँ पे कि आपको लिखना है किन के बारे में, इज ये नेम ऑफ पोएट, चाहे नेम ऑफ पोएट, चाहे नेम ऑफ ऑथर, नेम ऑफ ऑथरेस, कोई लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद इन दिज लाइंस ही या सी, अगर मेल होंगे तो ही, फीमेल होंगे तो सी, टेल्स दैट, इतना कर देंगे तो इतना पे तो 2 नंबर मिल जाएगा कि कहां से आया कौन का है। अगर आपको लाइन पता चल गया सूटर्स लव बाय डॉन गो में है तो इन दिस पोएम टेल्स अबाउट लव, समरी के बारे में पता होगा कि नहीं, 2-3 लाइन लिख दीजिएगा, समरी ये हो जाएगा। नहीं याद रहे तो, याद रहे तो लाइन के हिसाब से बदल दीजिए। ये हो गया ट्रिक, राइट अबाउट लाइंस योरसेल्फ। अब लाइंस के बारे में अपने से लिखिए, लेकिन हाई आधा तो आपको हेल्प कर दिए ना, 4 नंबर का आता है, इसमें 2 नंबर इसलिए मिल जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पे हम कोई सेंटेंस देते हैं, देखिए जरा सा एक्सप्लेनेशन ही। मान लीजिए यहीं आ गया, दिस मीन्स दैट चीप डेली न्यूज पेपर दे रहा है तो हाउ फ्री इज द प्रेस का है, समझ में आ गया। हम वर्ड भी नहीं दिए हैं, ठीक है। अभी कहिएगा तो लिखिएगा ना, दिस लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज, हाउ फ्री इज द प्रेस, एन एसे रिटन बाय एन इंग्लिश राइटर डोथी हेल शेयर्स। क्या, अगर पोएम से होता तो बोलते दिस लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, जो पोएम का नाम होता सो, हुज पोएट इज, यहाँ पोएट करते, हुज राइटर ना करके हुज पोएट इज करके नाम लिखते। और उसके बाद क्या करते, इन दिस लाइन से टेल्स अबाउट, करके लाइन के बारे में जो रहेगा लिख देंगे। अगर आपको याद है एग्जैक्ट तो ये लिखिए, और नहीं याद है तो ट्रिक से समरी के बारे में थोड़ा डाल दीजिए। नहीं याद होने पे मैं तरीका बता रहा हूं, 4 नहीं देगा 3 तो जरूर दे देगा, 2 नंबर तो इस पे देगा, तो 3 नहीं लिखे जाएगा, 1 नंबर तो उसे देगा आपको। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप ऐसा करते हैं कि देगा, मान लीजिए हाउ फ्री द प्रेस का है, आप बता दीजिएगा आई हैव अ ड्रीम का, जब चैप्टर वे चेंज कर दीजिएगा तो 0 मार्क्स देगा, 1 नंबर नहीं देगा बुआ, क्योंकि समझ गया कि आप तो लाइनें नहीं पकड़ पा रहे हैं कौन से लेसन का है। तो इसलिए ये लाइन पकड़ने के लिए कौन ट्रिक काम दे रहा था, वर्ड मीनिंग, और दूसरा कहानी भी। तो कहानी तो सब लेसन के याद होना चाहिए, वो तो दूसरा ट्रिक था ना, कहानी नहीं याद रहता वर्ड में, लेकिन पहला है कहानी याद रहेगा और थोड़ा भी सेंस समझ में आ जाएगा कौन से लेसन का है। तो लेसनवा तो कम से कम बता दीजिएगा, राइटरवा तो बता दीजिएगा, और तब उसके बाद में अपने से सोचिएगा, जोड़िएगा। बोलिए समझ रहे हैं कि नहीं, समझ पा रहे हैं। ये हमारा प्रोज का एक्सप्लेनेशन ऐसे ही हम बताएं, ऐसे ही दिया हुआ है। 2 नंबर में प्रोज का, 1 नंबर में ऐसे आएगा, 2 नंबर में प्रोज का एक्सप्लेनेशन आएगा, 4 नंबर में 4 क्वेश्चन देगा, 1 बनाना है। कोई जो एक इजी लगेगा वही बनाएगा, जरूरी तो नहीं कि चारों को चारों नहीं समझ में आएगा, दूजी को तो समझ में आएगा, उसमें से एको को तो आएगा। सब हार्ड थोड़ी होता है, 2 हार्ड रहता है, 2 इजी रहता है। ठीक है, अब आइए, अब जो है यहां पे दिया हुआ है आपको पोएम, पोएम का एक्सप्लेनेशन 3 नंबर। एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, 3 नंबर में आता है पोएम का। एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड द एंजल विल नॉट कम, कौन से लेसन से है, नाइटिंगेल इज डम, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट का है, वो टू ऑटम का है, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग,
बुलबुल गूंगी हो जाती है। जब फॉलिंग फास्ट, पत्ता झड़ जाता है, तो पतझड़ का मौसम आता है, तो पत्ता झड़ने पर बुलबुल गूंगी हो जाती है। ठीक है, तो ये और ये फ्रॉम किसमें है, नाउन लिप्सार फॉलिंग फास्ट से है। तो सबसे पहले लाइन तो पता चले, तो सबसे पहले बोलेंगे द लाइन्स, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, फ्रॉम द पोएम लिखे हैं, पोएम टाइटल नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, हुज रिटन बाय, तो कहते हैं हुज पोएट इज W.H. Auden। इन दिस लाइन्स ही टेल्स दैट, ट्रिक बताए हैं, टेल्स दैट, कह दीजिए कि नाइटिंगेल इज डम, ऐसे अपने से जोड़िए। और नहीं पता हो, आप एग्जैक्ट जान जाए तो अपने से बना दीजिए ना, तो इसको याद कीजिए, हम तो याद करने के लिए दे रहे हैं। अगर ये भी भूल गए तो समरी के बारे में 2-3 लाइन जोड़ दीजिएगा। मैंने तरीका बता रहे हैं, छूटने से बढ़िया तो वही ना कीजिएगा, ये तरीका हो गया, समझ रहे हैं आप। तो ऐसे ही आपको ये भी आपको ट्रिक ही काम दे रहा है, ये भी आपको ट्रिक ही काम दे रहा है। कौन लेसन का है, अब देखिए, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट। लेडी आ गया था, किसका है, एपिटाफ का है। दूगो हार्ड देगा, दूगो इजी देगा बुआ, इजी वाला पढ़ा है, कैसे तुरंत पकड़ लिए, और थोड़ा टफ लग रहा था, इजी लगा होगा आपको, वैसे ही देता है, दूगो इजी दूगो हार्ड। तो इजी वाला तो पकड़ लोगे, बनाना एक ही गुना है, इजी वाला बना देना, ठीक है। तो क्या करोगे, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम नेम्ड एन एपिटाफ whose poet is Waterloo Mayor। In these lines it tells about lady who belong to west country, ये सब बोल दीजिएगा। इसके बारे में जानते हैं तो एकदम एग्जैक्ट आंसर दिया हुआ है, एग्जैक्ट आया तो लिखो, अपने से आया तो लिखो, और नहीं आया तो समरी के बारे में कुछ जोड़ दो। यही 3 तरीका, या तो जिसको अपने से लिखने आता है पहले अपने ही से समझ ले हिंदी इसका, अपने से इसके बारे में अर्थ निकाल के लिख दे। क्या कर रहा है कि जब मैं मर जाऊंगा तो कौन याद करेगा इस वेस्ट कंट्री की लेडी को, अर्थात कहना चाहते हैं कभी कि जब मर जाएंगे तो कोई याद नहीं करेगा। इट टेल्स दैट नो वन विल रिमेंबर द लेडी आफ्टर द डेथ ऑफ द पोएट, पोएट के मरने के बाद लेडी को कोई याद नहीं करेगा, ओनली पोएट रिमेंबर सर, केवल कभी उसे याद करते हैं। सो ही वांटेड टू से दैट, वो कहना चाहते हैं कि हाँ, तब सिमिलरली इसी प्रकार पीपल विल नॉट रिमेंबर मी, पीपल मुझे याद नहीं करेंगे, लाइक दिस लेडी, इसी लेडी की तरह, आफ्टर माई डेथ, मेरे मृत्यु के बाद। ये तो अपने से लिखने की बात हो गई। और नहीं लिखने आए बाबू तो क्या करोगे, मेरे आंसर को रटो, आई भी नहीं रटा पाए तो कम से कम समरी लिख दो थोड़ा सा। ये तरीका बता रहे हैं, नंबर आपका नहीं कटे इस वजह से बता रहे हैं, ठीक है। ये हो गया एक्सप्लेनेशन, कौन सा, बोलिए, पोएम का। 4 नंबर में आइए, एप्लीकेशन लेटर। कोई एगो लिखना है, एप्लीकेशन होगा तो लेटर, नहीं लेटर होगा तो। अब बताइए, फॉर्मेट बता दिए। अब मान लीजिए आपको हेडमास्टर के पास लिखना है, 3 दिन का छुट्टी लेना है, तो छुट्टी तो क्लास टीचर से लेते हैं ना, ये थ्रू हर जगह नहीं लगाएंगे, ये क्लास टीचर से लेते हैं, प्रिंसिपल नहीं आएगा छुट्टी देने, क्लास टीचर हमारा अटेंडेंस बनाएगा, हम लेके जाएंगे। तो ये केवल छुट्टी उट्टी लेने पर क्लास टीचर आते हैं, बाकी जगह इसका कोई जरूरत नहीं है। खाली यहाँ सब्जेक्ट आता है, ये थ्रू रू लिखाता नहीं है, लेकिन बीच में मीडिएटर यहाँ पे जरूरी पड़ गया, कौन, क्लास टीचर, तो वो थ्रू कर दिए। तो टू द प्रिंसिपल MS कॉलेज मोतिहारी थ्रू द क्लास टीचर फॉर सब्जेक्ट ग्रांट मी लिविंग फॉर 3 डेज। हाँ, ये तो सब बताइए कि फॉर्मेट हो गया, फॉर्मेट सब आपको सिखाए हैं। तो बस ये कहना था कि लेटर एप्लीकेशन में दिए गए, थोड़ा फॉर्मेट देख लीजिएगा आप, ठीक है। पढ़ाए कि नहीं आप लोगों को, ठीक है, सब पढ़ाई हुआ है। अब ये हो गया 4 नंबर लेटर एप्लीकेशन। अब आते हैं 5 नंबर में, ये 4 तक हो गया, ठीक है, 7 क्वेश्चन आता है लॉन्ग का। अब हम चलते हैं पचवा, अब हम आते हैं पचवा आते हैं बाबू शॉर्ट क्वेश्चन में, किसमें, शॉर्ट क्वेश्चन में। अब सबको देख लीजिएगा, चलिए शॉर्ट क्वेश्चन में है, राइट एनी शॉर्ट क्वेश्चन। देखिए, पोएम, प्रोज, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, तीनों से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन हम गेस करके लिखे हुए हैं, आपको याद करना होगा, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप याद कीजिएगा। पोएम खत्म हो गया, प्रोज का शॉर्ट क्वेश्चन शुरू हो रहा है। अब देखिए, प्रोज खत्म हो जाएगा, अब शुरू होगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आता है यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए,
ये सब शॉर्टे क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। लिखिए दिए थे लेकिन दोबारा लिखा गया है, लिखिए दिए, ऑब्जेक्टिव है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। और यहां से होता है लॉन्ग क्वेश्चन, कौन सा? लॉन्ग क्वेश्चन, यहां से शुरू होता है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन किसका? स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। अब आइए, राइट अ नोट ऑन ग्लोबल इंग्लिश और लिंगुआ फ्रैंका और इंटरनेशनल इंग्लिश। ये 100% क्वेश्चन आएगा इस साल। इसको याद कर लीजिएगा एक ठो, और ये याद हो जाए एक और याद कर लीजिएगा, कौन? देख लीजिए, एक आप याद कर लीजिएगा इंडियन इंग्लिश पर, सॉरी और है, देखिए जरा यहाँ पे लिखे हैं, हाँ देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्यूचर इंग्लिश इन इंडिया, ये वाला, ये दो को पढ़ लीजिएगा बस। हम क्या बोले, इसी को पढ़िए। 6 नंबर में है लॉन्ग क्वेश्चन, तो 1 नंबर में तो आएगा आपका ऐसे, 2 नंबर में एक्सप्लेनेशन पोएम का, प्रोज का, 3 नंबर में प्रोज का एक्सप्लेनेशन, 4 नंबर में एप्लीकेशन लेटर, 5 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन, और लॉन्ग क्वेश्चन हम तो कहेंगे खाली वही याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लिख दीजिएगा, 2 को मिलान कर दीजिएगा। 6 क्वेश्चन देता है, हम ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश का हो गया, तो एगो याद करेंगे, यहीं से काम चल जाएगा बाबू। लेकिन आगे हम समरी भी लिखे हैं इसका, पोएम का, प्रोज का, हम गेस करके दिए हैं पोएम प्रोज का, लेकिन नहीं हो याद कीजिएगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि 3 को तो हम बना ही दिए, लेकिन हम दे दिए हैं। अब आइए, ये आपका प्रोज हो गया, ये आपका प्रोज पोएम से दोनों क्लियर हुआ। अब ये आते हैं प्रेसी में, किसमें? 6 नंबर, 7वां में आते हैं प्रेसी। और प्रेसी जो होता है, पैसेज 7 नंबर का आता है, तो पैसेज मत बनाइएगा, प्रेसी बना दीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा आपको कि राइट अ प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड गिव अ सूटेबल टाइटल, निम्नलिखित पैसेज का प्रेसी बनाए और एक सूटेबल टाइटल दे। तो ये आपका पैसेज हो गया। ऐसे ही देगा छोटा सा कहानी और कहेगा प्रेसी बनाइए, तो हमने बना के दिखाया है। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कर लेंगे, अब इसको गिनिएगा 1 2 3 4 5 6, टोटल गिनिएगा तो 59 वर्ड है। कितना वर्ड है? अब पहला काम, कोई भी क्वेश्चन देता है तो यहां से आंसर लिख रहे हैं, प्रेसी को बनाने का तरीका, सबसे पहले टोटल वर्ड्स लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स करेंगे, ठीक है। अच्छा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ करके ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ, सुनिए, अगर नंबर ऑफ लगाएंगे तो दोनों में, और नहीं लिखेंगे तो दोनों में हटा देंगे। खाली लिखिए टोटल वर्ड्स था रिक्वायर्ड वर्ड्स, और नंबर ऑफ करेंगे तो नीचे भी नंबर ऑफ करना होगा, ये आपके चॉइस के ऊपर है, नंबर ऑफ ऊपर कीजिए चाहे नंबर ऑफ नीचे कीजिए, ठीक है। अब रिक्वायर्ड वर्ड्स करेंगे तो 59/3 अगर करते हैं बाबू, तो थोड़ा लगभग में आएगा 90.66। अगर 58 वर्ड होता तो 58 में ठीक 90.33। अगर 57 वर्ड होता तो कितना 19 होता। मेरे कहने का सेंस ये है कि पॉइंट में आता है, लेकिन पॉइंट में लिखते नहीं, होल नंबर में लिखते हैं। तो 19.66 आया तो 20 के करीब है ना, और 19.33 आया तो 19 के करीब है, तो 90.66 आ रहा है, तो हम लगभग 20 लिख सकते हैं। तो पहला काम 2 स्टेप है, पहले टोटल वर्ड रिक्वायर्ड वर्ड लिखिए, अब टाइटल लिखते हैं, किसके बारे में बात हो रहा है। तो पहले कहानी को एक बार पढ़िएगा, पढ़ने से पता चल जाता है किसके बारे में बात हो रहा है। देखिए तो न्यूज़पेपर, फिर आइए यहाँ पे 2 स्टेप इंडिविजुअल अर्ली मॉर्निंग, यहाँ पे देखिए तो हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, न्यूज़पेपर आ गया। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, न्यूज़पेपर। आपको पढ़ने से एकदम क्लियर पता चल रहा है कि न्यूज़पेपर कई बार यूज किया गया, अर्थात इस पैसेज में न्यूज़पेपर के बारे में ही बात किया जा रहा है। और वैसे जिनको इंग्लिश का हिंदी अर्थ निकालने आता होगा वो पकड़ देंगे, लेकिन कमजोर से कमजोर बच्चा भी होगा तो बार बार जो वर्ड यूज होगा पता चल जाएगा, उसी के बारे में चर्चा हो रहा है। तो टाइटल लिखे, टाइटल थोड़ा बड़ा, क्योंकि आप कविता कहानी कोई पढ़ते हैं तो उसका हेडिंग बड़ा दिया था है कि नहीं, तो वैसे ही एक कहानी दिया है, इसको पढ़ के आपको हेडिंग ऐसा बनाना है जिससे पता चले कि इसी हेडिंग के बारे में बात की जा रही। तो टाइटल लिखेंगे थोड़ा बड़ा करके और अंडरलाइन कर देंगे, ऐसे चाहे अंडरलाइन नहीं हो कर सकते, आपके ऊपर डिपेंड है। टाइटल हो गया। अब प्रेसी का मतलब है छोटा करना। भाई कितना वर्ड लिखना है, 20 वर्ड ही है, 59 वर्ड का आपको लिखना है 20 वर्ड का। अब 59 वर्ड का है, लेकिन उसका 1/3 20 होगा, तो जरूरी तो नहीं कि 20 वर्ड में खत्म हो जाएगा, तो कुछ बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। तो मैक्सिमम 3 बढ़ा सकते हैं और 3 घटा सकते हैं, 3 बढ़ा सकते हैं 3 घटा सकते हैं। तो उस क्रम में आप 3 बढ़ाएंगे 23 होगा, हमने 22 वर्ड में कंप्लीट कर दिया है। अब मान लीजिए कि अगर लिखा गया है कि न्यूज़पेपर आर प्रिंटेड इन सेवरल लैंग्वेज, न्यूज़पेपर को छापा जाता है अनेक भाषाओं में, दे आर डिलीवर्ड टू द डोर स्टेप ऑफ द इंडिविजुअल्स अर्ली इन द मॉर्निंग, उन्हें पहुंचाया जाता है प्रत्येक के दरवाजे पर सुबह में, बहुत सुबह में, ठीक है ना,
अर्ली इन द मॉर्निंग द रीडर्स गेट अक्वाइंटेड विथ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड थ्रू द न्यूज़पेपर, यानी पाठक जो होते हैं जानते हैं क्या हो रहा है दुनिया में चारों तरफ न्यूज़पेपर के द्वारा। फिर कह रहे हैं इन द जनरेशन ऑफ इंक्रीज्ड कनेक्टिविटी, इस जनरेशन में एक कनेक्टिविटी को बढ़ाता है कौन, न्यूज़पेपर। इस जनरेशन में न्यूज़पेपर के द्वारा हम एक जगह के बात को दूसरे जगह जान जाते हैं, तो ये कनेक्टिविटी को बढ़ा रहा है। आज हम दुनिया को जान जाते हैं बैठे बैठे ही, तो कनेक्टिविटी को न्यूज़ बोथ इन प्रिंट मीडिया एंड डिजिटल मीडिया, दोनों प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया में एक्ट एज मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन या मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन का काम करता है, यानी सूचना के साधन का काम करता है कौन, न्यूज़पेपर, ठीक है ना। अब उसके बाद है दे इंक्रीज अवेयरनेस, वो सचेतता को बढ़ाता है एंड हेल्प ब्रिंग द वर्ल्ड क्लोजर, और ये दुनिया को नजदीक लाता है। मान लीजिए मैंने पढ़ा न्यूज़पेपर के बारे में, प्रशंसा की गई कि अब इसमें हमने पढ़े हैं तो अपने से भी आप बना सकते हैं वाक्य। तो पहला वाक्य क्या है, न्यूज़पेपर आर द सोर्सेज ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड। न्यूज़पेपर जो है क्या है, इंफॉर्मेशन गेटिंग करने का स्रोत है, प्राप्त करने का। प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों जो है इन सेवरल लैंग्वेजेस, इट इज ऑफ टू टाइप्स, इसके दो प्रकार हैं, प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन सेवरल लैंग्वेज, अनेक भाषाओं में। ये हम खुद से बनाए हैं, लेकिन कम से कम आप एक वाक्य तो लिख सकते हैं। आपको खुद से नहीं बनाने आता है तो इसी में से चुन लीजिए, न्यूज़पेपर आर प्रिंटेड इन सेवरल लैंग्वेजेस। आप फेन कोई उठा लीजिए, यहाँ से यही उठा लीजिए, कोई वर्ड उठाइए इसमें से, लेकिन इंपॉर्टेंट और शुरुआत का जो सेंटेंस हो वो न्यूज़पेपर टाइटल दिए हैं तो न्यूज पेपर से सेंटेंस शुरू होना चाहिए। न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू तो सेंटेंस लिख सकते हैं, उसके बाद कोई जोड़ दीजिए। तो कम से कम जो टाइटल दे रहा है ना उसके अकॉर्डिंग प्रथम सब्जेक्ट होना चाहिए। अच्छा चीज रहेगा इज वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन में देगा तो लिख दीजिएगा एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी चीज देगा इज वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा। और खराब चीज रहेगा तो इज वेरी हार्मफुल, और उसके बाद इसी में से उठा के डाल दीजिएगा उतना वर्ड जिससे आपका रिक्वायर्ड वर्ड हो। तो हमने लिखा है तो 2 वर्ड बड़ा है तो क्या लिख दिया 22 वर्ड, 2 वर्ड 3 वर्ड चलता है, लेकिन एग्जैक्ट रहे तो और बेहतर है, नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 वर्ड से ज्यादा नहीं। 22 वर्ड का लिखना है आप 30 वर्ड लिख दीजिए तब गलत हो जाएगा, 2-3 वर्ड बढ़ा सकते हो उससे ज्यादा नहीं। यही होता है प्रेसी का प्रोसेस। ये 7वां नंबर में क्या आएगा, प्रेसी आएगा। बोलिए बात समझे हैं कि नहीं समझे हैं। तो कहने का सेंस क्या है बाबू कि 1 नंबर में आपने सब्जेक्टिव में क्या पढ़ा ऐसे, 2 नंबर में प्रोज का एक्सप्लेनेशन जो कि मैं ट्रिक बताया हूं, आप याद कर लो तो अच्छी बात है, गेस करके दिए हैं, याद नहीं हो पाए तो ट्रिक से आप काम कर ला, कभी अगर एग्जाम में भूल गए तो। 3 नंबर में पोएम का दिए हैं, 4 नंबर में एप्लीकेशन और राइट लेटर हम लिखे हुए हैं, 5 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर में 2 मैच द कॉलम कर दीजिए और 1 इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लिख दीजिए, 6 नंबर 7 नंबर प्रेसी बना दीजिए, इजिली हो गया। चलिए 50 नंबर तो सब्जेक्टिव हो गए, 50 नंबर ऑब्जेक्टिव के लिए आप आराम से 40 नंबर ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए हम दिए हैं किताब में, एकदम श्योर है कि उसी में से 40 नंबर आएगा। फिर भी हम ये बोल रहे हैं कि 35 भी तो मान के चलिएगा, ठीक है। तो बनाने कितने 15 नंबर ग्रामर बनाना है। अब ग्रामर की बात करते हैं, जरा देखिए नेक्स्ट। अब ये देखिए ग्रामर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है 2 नंबर, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन अनेक शब्द से एक शब्द याद करना होगा, ऐसे दे देगा वन पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो ईश्वर के उपस्थिति में विश्वास नहीं करते उसे क्या कहते हैं, नास्तिक। तो इस तरह से कॉल्ड अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, कविता के संग्रह को एंथोलॉजी कहते हैं। इस तरह से बहुत सारा दिया हुआ है, अब इसको अनेक शब्द से एक शब्द वर्ड मीनिंग याद कर देंगे, ऐसा ही दे देगा कलेक्शन ऑफ पोएम्स। एंथोलॉजी होता है वो 4 को दे देगा अलग अलग, एंथोलॉजी आएगा तब ना सही होगा, ऐसे करके पढ़ेंगे हम। तो अनेक शब्द से 2 नंबर ही हो गया। अभी जितना ग्रामर है अब बता रहे हैं याद करने वाला, ठीक है, बनाने वाला बाद में बात करिए, ये आपको याद करने वाला है, ठीक है। अब आइए देख रहे हैं कि आइडियस फ्रेज है, ये वर्ड स्पेल्ड था, ये वर्ड स्पेल्ड था, स्पेल्ड वर्ड है। इसमें क्या करता है कि आपको 4 स्पेलिंग देता है, 4 वर्ड मीनिंग देता है, 3 गलत कर देगा 1 सही कर देगा, तो जो सही होगा वही हो जाएगा आंसर। कभी कभी स्पेल्ड वर्ड ना देके कभी कभी मिस स्पेल्ड देगा, इसमें 3 सही देगा 1 गलती देगा, तो वैसे पकड़ दे तो याद रहेगा तब ना बनाइएगा। तो ये स्पेल्ड वर्ड हो गया। नेक्स्ट स्पेल्ड वर्ड आता है 2 से 3 क्वेश्चन आता है, 5 नंबर ये हो गया। आइडियस फ्रेज 3 क्वेश्चन देगा, ए मैन ऑफ ए स्ट्रॉ दे देगा, इसका आंसर क्या दिया है, इसका आंसर जो है ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस है। अब ये मैन ऑफ नो सब्सटेंस देके बहुत सारा अलग अलग दे देगा, आपको पकड़ना होगा। 3 नंबर ये हो गया, 8 नंबर हो गया। आगे आइए, आगे जो है हाँ एंटोनिम हो गया, ये 2 ठो देता है, 8 2 कितना हो गया 10 हो गया, खाली रटने वाला।
10 हो गया। मीनिंगफुल वर्ड 2 ठो देता है। अभी मीनिंगफुल वर्ड कैसे बनाते हैं, सॉरी ये सिनोनिम है 10, इधर 2 नंबर नीचे भी सिनोनिम देगा 10 और 2 नंबर सिनोनिम आएगा इससे। 10 2 कितना हो गया 12, सब रटने वाला है। ओ सॉरी, 12 नंबर हो गया। यानी आप ग्रामर तो अभी पूरा पढ़ाना बाकी है, अभी तो नहीं सबको डबल क्वेश्चन में फायदा, लेकिन उसको भी तो आप पढ़े हैं ग्रामर वगैरह, नरेशन, वॉइस, टाइम एंड टेंस, सिंटेक्स, ये सब जो भी है, प्रीपोजिशन। चलिए आगे देखिए। ये तो हो गया, समझा चुके हैं। तो हो गया था, एडस फ्रेज हो गया, ये स्पेल टू वर्ड हो गया, सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया। तो 12 नंबर हो गया, 10 2 12, ठीक है। 12 और 2 नंबर ये आएगा कितना 14, सब रटने वाला है बाबू। 14 नंबर हो गया। अब बताइए कि लगभग 40 नंबर किताब और 54 नंबर हो गया, ये तो बस ही हो गया। इसके बाद में और भी तो है, आपको हम क्लास में पढ़ाए हैं ना। अब ये सब रटने वाला था ना ग्रामर, तो रटने वाला ग्रामर दिए है। नरेशन पढ़ाए हैं कि नहीं, वॉइस पढ़ाए हैं कि नहीं, टाइम एंड टेंस बोलिए, सिंटेक्स, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, उसके बाद में मॉडल वर्ब बोलिए, आर्टिकल, आर्टिकल, सिंटेक्स लिखे हैं क्या, हो गया। हाँ, सिंथेसिस, जिसको कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। इतना सारा भी टॉपिक बाकी है बाबू। अब देखो ना 54 नंबर तो वही हो रहा था। आपको ऐसा थोड़ी उसमें से 5 भी क्वेश्चन आएगा कि नहीं, 5 भी क्वेश्चन आप वर्ड मीनिंग बना पाएंगे कि नहीं, उतना याद करेंगे तो 30 आएगा कि नहीं किताब, 35 हुआ। जो है वही बनाओ। मैं बहुत निगेटिव में सोच रहा हूं तो भी आपको बन जाएगा, आप गेस याद कर लो। चलो, नरेशन 2 गो 3 गो देता है, 2 को तो सही होगा, वॉइस 2 को तो सही होगा, टाइम एंड टेंस 8 को देता है, इसमें 5 को तो सही बनाएगा, 5 को तो तुमको समझ में आएगा ना, इजी इजी। सिंटेक्स देता है 3 ठो, 1 को तो बनाएगा बाबू। प्रीपोजिशन देता है 7 गो, 2 को तो बनाएगा। मॉडल वर्ब देता है 4 ठो, 2 को तो बनेगा। आर्टिकल देता है 3 ठो, 2 भी तो बनेगा ना। सिंटेक्स देता है सिंथेसिस 4 ठो, 2 भी तो बनेगा। जोड़ो तो 2 2 4, 4 और 2 6, 6 2 8, 8 1 9, 9 5 14, 14 2 16, 16 2 18। निगेटिव में लेके चल रहे हैं 30 5 35 18 53। यानी हम छोड़ छोड़ के क्वेश्चन में बनाएंगे ना जो हार्ड लगेगा, तो अभी आराम से 50 नंबर का क्वेश्चन आप बना सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं, और इतने सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो अब इस ग्रामर को हम सब पढ़ा दिए। अगर आपको इस ग्रामर में कोई दिक्कत है तो ऐप पर चलता है रिवीजन बैच, ठीक है। 6 तारीख से हम लाइव आएंगे यूट्यूब पर, ठीक है, सारे बच्चों के लिए, मेन बैच के लिए भी। लेकिन अभी क्या है कि हम ऐप पर क्रैश कोर्स की तरह पूरा पढ़ाते हैं सिलेबस। तो पूरा सिलेबस पढ़ाते हैं, तो पूरा सिलेबस यूट्यूब पे कैसे आएंगे। यूट्यूब पे कोई पूरा ही सिलेबस थोड़ी आ जाता है। यूट्यूब पे कोई टीचर्स आपको बताइए, ऑफलाइन के टीचर पढ़ाए हैं तो सारे कोर्स आ गए हैं क्या यूट्यूब पे लेकर के, नहीं आए। हम सारा कोर्स आप आए हैं और ऐप का सिर्फ खर्च ले रहे थे ताकि हम जोड़ के आपको पढ़ा सके। अब मेहनत का पैसा नहीं लिया हम, सिर्फ बाबू जो खर्च लगा वो लिए हैं। फिर भी अगर मान लीजिए कोई किसी वजह से ऐप में नहीं जुड़ पाया है तो पढ़े, जहां से दिक्कत हो बेधड़क कोचिंग पे या फोन करके जैसे भी हो हमसे सलाह ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है ना। अभी मान लीजिए कि कोशिश कीजिएगा कि रात में 9 बजे या 8 बजे के बाद में कॉल करने का, 10 बजे के पहले, इस बीच में हम फ्री होते हैं। इस बीच में कॉल कर लीजिए, कोई भी समस्या हो तो। आप पर्सनली 2 टाइम दे रहे हैं आपको कोई भी चीज को प्रॉब्लम के लिए, एक 9 से 10 और एक 3 से 4। 9 से 10 3 से 4 सारे बच्चों के लिए हम फ्री रहेंगे। आप आइए, कोई चीज पढ़ रहे हैं नहीं समझ में आए हमसे आके पूछिए, या कोई चीज फिर दोबारा पढ़ना हो आपको नहीं समझ में आ रहा हो
हमसे आके पढ़िए, लेकिन इंग्लिश में जहां भी दिक्कत हो हमसे आके कहिए। हम आपको समय नहीं देंगे तब ना, बस हम 4 दिन के लिए नहीं रह रहे हैं, 31/1/2/3 4 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। वैसे भी 1 और 2 क्लास बंद रहेगा प्रैक्टिस सेट का, 3 को जो बाबू लोग बैच में रहेंगे वो टेस्ट लेंगे, हम आ ही जाएंगे 4 को, फिर 4 से तो हम ही हैं, ठीक है ना। कल रहेंगे ही 30 को हम आपके साथ। तो कोई भी दिक्कत है आप आगे हमसे कहिए, चला बेधड़क कहिए, कोई भी समस्या है बोलिए, खुल के बोलिए, डरने की बात नहीं है। अब खुल के कोई चीज नहीं दिखाई दे तो इंग्लिश के लिए हमसे आपको आके कहना है, हम उसको ठीक करेंगे अगर कहीं परेशानी आपको होगा तो। वैसे तो मैं बैच में पढ़ाई हूं, आपकी कमी के कारण कोई चीज कमी हुआ हो तो आप हमसे आके कहिए। गैस कल 8 बजे से लेकर 2 बजे तक बटेगा। आप जिन बच्चों का जो भी गैस नहीं लिए हैं वो आकर के गैस ले लें, क्योंकि फिर हम नहीं रहेंगे परसों से, गैस कल भर मिलेगा, इसलिए गैस ले लीजिए। और हिंदी का गैस फिक्स होता है, डेट 5 तारीख को मिलेगा। और मेन बैच के बच्चों का जो हम बोले थे 8 सेट कराएंगे उसमें सबको आना है, जो प्रैक्टिस सेट में नहीं आ रहे हैं वो 8 सेट में 5 तारीख से आएंगे, 5, 6, 7, 8 4 दिन, वो 4 दिन फिर बुलाएंगे। पहले मत जाइए घर, कम से कम अब जाइए घर तो 15 जनवरी को जाइए, क्योंकि पढ़ाई हो जाएगा जबरदस्त यहाँ पर रूम पर। सेल्फ स्टडी खींच लीजिए, सारा सिलेबस कवर कर लीजिए, खाली प्रैक्टिस सेट बनाना तो घर चलिए, क्योंकि घर पे जाने के बाद पढ़ाई उतना बढ़िया से नहीं हो पाता है, रूम पे ही पढ़िए। इतना सालों भर पैसा दिए हैं तो 1 महीना और पैसा दे देंगे तो क्या हो जाएगा। 2 साल का पैसा दिए तो कोई बात नहीं, एक महीना का और दीजिए, यहीं पर पढ़िए, यहीं प्रैक्टिस सेट बनाइए, खूब मेहनत कीजिए, 1-1 मिनट का हिसाब लीजिए, जिंदगी में आलस मत लाइए थोड़ा भी, क्योंकि विद्यार्थी का सबसे बड़ा जो होता है ना, सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो आलस है। अगर आलस को पालिएगा तो फिर बर्बाद होने से कोई नहीं रोकेगा। इसलिए 1-1 मिनट का हिसाब लीजिए, क्योंकि 1-1 मिनट का हिस्सा हजारवा आपके सफलता का हिस्सा है। 1 मिनट जो जा रहा है ये फिर दोबारा नहीं आने वाला है, हर साल आएगा, लेकिन 12th आपके जिंदगी में फिर दोबारा नहीं आएगा। इसलिए अपने 12th में अपने आप को प्रतिभाशाली प्रस्तुत करने के लिए दिन रात एक कर दीजिए। दिन रात जैसे एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ते हैं वो पढ़ाई अभी से जारी कर दीजिए, 1 महीना पहले से, तब आप कुछ कर सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस मत रहिए, डर के आगे जीत है, दौड़ेंगे तो अभी बेहतर नंबर आएगा। अगर ओवर कॉन्फिडेंस से कोई विषय को छोड़ देते हैं, नहीं, सारा विषय इंपॉर्टेंट है, सारा विषय को पढ़िए। अब सब सिलेबस आपका खत्म हो गया, 3-3 घंटा सब विषय पढ़िए। हिंदी इजी होता है, हो जाता है, हिंदी को आप लास्ट में 10 दिन पहले भी देख लीजिएगा तो हो जाएगा। लेकिन अभी 4 विषय को ध्यान दीजिए, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश। अगर मान लीजिए आप कॉमर्स से हैं तो ईपीएस, बीएसटी, अकाउंट और इंग्लिश को देखिए। अगर सबसे ज्यादा कमजोर जा रहा है अंग्रेजी तो साइंस वाले का और कॉमर्स वाले का जा रहा है, क्योंकि वो लोग अंग्रेजी को टाइम नहीं दे रहे हैं और इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है बाबू। इजली तरीके से 80 नंबर नहीं आ जाता है, 80 नंबर लाने के लिए यहाँ भी मेहनत करना पड़ता है। तो ग्रामर जितने भी पढ़ना होगा वो बनाना होगा। कोशिश कीजिए 100 में 100 नंबर आए, तो हम 90 नंबर आएगा, 92 नंबर आएगा। लेकिन पहले ही सोचिएगा 60-70 नंबर तो आ ही जाएगा, तो फिर कुछ नहीं होगा। इंग्लिश और मैथ्स वो आगे चल के फ्यूचर में काम आता है। बोर्ड के लिए भी सारा विषय जरूरी है, या आगे भी जरूरी है। सीबीटी का एग्जाम दीजिएगा, बहुत सारा आईआईटी का एग्जाम दीजिएगा तो 75% नंबर चाहिए सब विषय में, वो टोटल मार्क्स 75% चाहिए। ये नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री में 75% आ गया तो हो गया, टोटल परसेंट 75% चाहिए। तो उसमें इंग्लिश 200 नंबर में अगर हिंदी में कम नंबर आ जाएगा तो फिर 75% आएगा, बहुत सारा फॉर्म भरने से वंचित बच जाएंगे। तो पढ़ना सारा विषय है, अब आपको देखना है कि हम कैसे पढ़ें। जहां भी दिक्कत हो हमसे हेल्प लीजिए, ठीक है। और 12 जनवरी को आपको टेस्ट वगैरह बैच ले होके छोड़ दिया जाएगा, और 12 जनवरी को जो होगा आप लोग को लास्ट विदाई है होगा। 12 जनवरी को सब लोग को आना है। एगो हम पेज भी देते हैं, एगो पेज हम देंगे आंसर के साथ क्वेश्चन जो उस दिन देंगे, ठीक है ना। 12 जनवरी को सब बच्चे लोग को आना है, वो अंतिम दिन रहेगा हम लोग का। एक दिन हम लोग गेट टुगेदर होंगे, उसके बाद से सब अपने अपने घर रहेंगे, पढ़ाई कीजिएगा जहां भी होगा। कॉलिंग से ही बात होगा या मोतिहारी में रहेंगे तो आप हमेशा हमसे मिलते रहेंगे, ठीक है। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। फिर हम आगे कल बात करेंगे, जैसे भी होगा ग्रुप में हम मैसेज करते रहेंगे जो भी चीज़ होगा।